हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और स्वागत है इस पीटी की वहाँ सीरीज में जिसके अंतर्गत हम काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा इकोनॉमी का है। और दोस्तों, इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो इकोनॉमी में आपको बेसिकली चीज़ें क्या क्या पढ़ी हुई होनी चाहिए वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुके हैं। हम क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपकी बेसिक इकोनॉमी है उसको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। बेसिक इकोनॉमी है उसको कंप्लीट करवा दिया था। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमारा फोकस ये रहा था, हालांकि हमने कुछ 4-5 महीने की मंथली मैगजीन पढ़ी थी, बट अगर किसी ने कुछ करंट अफेयर नहीं पढ़ी तो PT 365 फिर अपडेटेड PT 365 इकोनॉमिक सर्वे और बजट बजट करवा दिया। इकोनॉमिक सर्वे भी हमने कुछ 4-5 लेक्चर कुछ करवाए हैं और PT 365 का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अपडेटेड हम करवाएंगे आगे। PT 365 के अंतर्गत बेसिकली इन्होंने क्या किया है इसमें विजन के द्वारा कि आपका बेसिक प्लस करंट दोनों को इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। आपको ज़्यादातर चीज़ें इसमें बेसिक की है। यदि आपने बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो करंट में पढ़ते समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं भारत की फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है। अब ये तो बेसिक का ही पार्ट, इसमें कोई करंट है नहीं। फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित है, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट की होती है और मौद्रिक नीति किसके द्वारा होती है? गवर्नमेंट। ये मौद्रिक नीति होती है आपकी RBI की। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के समस्त आय व्यय उन सभी का विवरण आता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में बजट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बजट के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा एक इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके इकोनॉमी का संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो इसलिए राजकोषीय नीति से क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन पक्के बनेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ जरूर आएंगे। और क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ा सा इकोनॉमी के, क्योंकि इकोनॉमी एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका प्री में पास करवाने की, लगभग 18 क्वेश्चन, तो इसका एवरेज 18-20 क्वेश्चन। और यदि आप 80-20 क्वेश्चन में इकोनॉमी के थोड़ा सा बेसिक से अच्छे से पढ़ गए, इसकी करंट पढ़ गए, तो आपके इन नंबरों को आना बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी इजी होती है। हाँ, यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इकोनॉमी में आप ज़्यादातर चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, रट नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसी राजकोषीय नीति में सबसे पहले हम स्टेटस देखेंगे गवर्नमेंट की फाइनेंस स्थिति का, जिसमें सबसे पहले आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। दोस्तों, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? एक पार्ट है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है किसी एक देश के निवासियों का दुनिया के शेष देश के निवासियों के साथ होने वाले समस्त आर्थिक क्रियाकलापों के लेन देन जो विवरण होता है सालाना, उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने निर्यात ज्यादा किया था, हमारे यहाँ पैसा ज्यादा आया ज्यादा है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका नेगेटिव है, अर्थात आपके यहाँ से चीजें गई ज्यादा है, या तो आपने आयात ज्यादा किया तो आपकी विदेशी मुद्रा ज्यादा चली गई, ठीक है ना। आपके यहाँ से निवेश बाहर चला गया, ठीक है। आपके यहाँ से जो अगर हम बात करेंगे लोन है वो बाहर चला गया, तो वो सारा है आपका बाहर। जो चीज़ आपके शेष इस देश के बाहर चली जाएगी उसका मतलब है कि आप माइनस में जाओगे। अब दिक्कत ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के दो अकाउंट होते हैं। एक है आपका दोस्तों चालू अकाउंट और एक है आपका पूंजीगत अकाउंट। चालू अकाउंट को दो भागों में बांटा जाता है, एक कहता है दृश्य और एक होता है अदृश्य, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब है वस्तुओं के आयात और निर्यात का विवरण। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में बस जो आपका है उसमें वस्तुओं के आयात और निर्यात एक पार्ट है, इसे बोलते हैं व्यापार खाता, ठीक है ना। और दूसरा है इनविजिबल, इसमें होता है सेवाएं, जैसे सेवाएं होगी या आर्थिक आप देखते होंगे इसमें इसमें आय। अगर मान लें हमने कोई किसी को विदेशी को लोन दिया, उससे ब्याज मिला है, तो इसी में आएगा। इसके अलावा रेमिटेंस, कोई विदेशी व्यक्ति हम उधार लोन देके मतलब दान देके गया, या हमारे व्यक्ति जो विदेश में काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी यहाँ आई उसे रेमिटेंस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का ही पार्ट है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में देखो कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को। अब दृश्य में आता है आपके वस्तुओं सेवाओं का, वस्तुओं का आयात निर्यात, और इसमें आता है आपकी सेवाओं का आयात निर्यात। भारत की स्थिति यदि हम देखें तो भारत इसमें दृश्य व्यापार में हमेशा माइनस में रहता है,
क्योंकि हम आयात ज़्यादा करते हैं, आयात ज़्यादा होता है हमारा और निर्यात हमारा कम होता है, इसलिए विजिबल जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है उसमें भारत हमेशा माइनस में रहता है। क्योंकि हम कच्चा तेल का आयात करते हैं, क्योंकि हम बहुत सा सोने का आयात करते हैं, इसमें हमारा आयात निर्यात की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें नॉर्मली माइनस में रहते हैं। दूसरा है इनविजिबल। इनविजिबल में भारत हमेशा प्लस में रहता है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि भारत के लोग रेमिटेंस बड़ी मात्रा में देते हैं। भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ से मिलने वाली चीज़, भारत की बहुत सारी कंपनियां विदेशों में जाती है, वहाँ से लाभ अर्जित करती है, यहाँ बेचती है। भारत को बड़ी मात्रा में विदेशों से दान दक्षिणा भी मिलती रहती है इसकी वजह से। तो इनविजिबल करंट अकाउंट के दो पार्ट है आपका, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल में हम नॉर्मली नेगेटिव रहते हैं और इनविजिबल में हम नॉर्मली पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इन दोनों को जोड़ने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि करंट अकाउंट डेफिशिएंट नॉर्मली हमारा घाटे में होता है, अर्थात हम आयात ज़्यादा करते हैं सभी चीज़ों का और निर्यात कम करते हैं, इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएंट नॉर्मली क्या होता है, घाटे की स्थिति में होता है। इसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएंट। दूसरा होता है आपका पूंजीगत खाता दोस्तों, जिसके अंतर्गत तीन चीज आती है। निवेश, यानी कि विदेशी व्यक्ति जो यहाँ आके निवेश करते तो भी हमारे यहाँ पैसा आएगा। दूसरा लोन, हम यदि विदेश से लोन लेंगे तो भी हमारे यहाँ पैसा आएगा। और बैंक खाता, कोई विदेशी व्यक्ति ने, एनआरआई ने या किसी ने हमारे किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, जो एनआरआई बेसिक में इनको बता रखा है, कोई अकाउंट ओपन करवाया तो उसमें डिपोजिट भी हमारे यहाँ एक तरह से इनकम के रूप में आएगी। तो ये सारी होती है पूंजीगत। नॉर्मली पूंजीगत खाते में भारत की स्थिति अच्छी रहती है, ठीक है ना। इसमें क्योंकि भारत में बड़ी मात्रा में एफडीआई आती है, भारत में एफपीआई आता है, हाँ, ये चीज़ें सरकारी लोन में भारत बाहर से ज़्यादा लेता है, इस तरीके। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है, जो यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा, ये तो आप सभी जानते हैं, उसको समझना है, बाकी चीज़ें ऐसी है। यूपीएससी के क्वेश्चन में एक तो आपसे पूछा जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात में आयात ज़्यादा हो निर्यात कम हो तो किस में चला जाएगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। भारत का नॉर्मली करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस उसमें मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो भारत करंट अकाउंट डेफिसिट में, ये भारत का फ्लो चल रहा है 2013 से ऐसे। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर मैं बात करूं, इसमें एक चीज ध्यान रखना, माइनस का मतलब है हमारा डेफिसिट है, ठीक है ना, और प्लस का मतलब है हमारा सरप्लस है। तो नॉर्मली 2013 से लेकर के 2022 तक हम माइनस में ही है। बस कोविड के टाइम पर हम क्या हुए, थोड़े से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो वो थोड़ा सा क्या आएगा, प्लस में आ गया, यानी कि हम उसमें सरप्लस में चले गए। उसका रीजन क्या था कि कोविड के टाइम पर दोस्तों आपका आयात बिल्कुल क्या हो गया, बंद हो गया। निर्यात तो आप पहले ही कम करते थे, लेकिन आयात आपका पूरा बंद हो गया, इसलिए आप माइनस में नहीं रहे। दूसरी बात, उस दौरान भारत में बड़ी मात्रा में एफडीआई आई, बड़ी मात्रा में निवेश वगैरह आए, तो भी स्थिति थोड़ा सा आपकी सुधरी। लेकिन ध्यान रखना, एफडीआई पूंजीगत खाते में आती है, ध्यान रखना। लेकिन बड़ी मात्रा में रेमिटेंस वगैरह जो चीज़ें हैं वो तो आई, लेकिन इसलिए कोविड में थोड़ा सा बात किया, नॉर्मली हमारा घाटे में रहता है, ठीक है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट हम घाटे में रहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको, इसमें एक तो चीज़ ये है कि पूंजीगत खाते के अंदर अब आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें ये समझनी है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें दो चार कॉन्सेप्ट की चीज़ें पढ़ेंगी, जैसे पूंजीगत खाते में बोला जाता है कि यदि यूएस का फेडरल बैंक यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, आरओआई बढ़ाता है, तो भारत के पूंजीगत खाते पे और चालू खाते पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। इसी प्रकार से इन्फ्लेशन के दौरान करंट अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये आपके क्वेश्चन की डिमांड। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि चालू खाते में क्या आता है, यूपीएससी नहीं पूछने वाला कि चालू खाते में क्या आता है, वो ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि किसकी वजह से चालू खाता घाटा बढ़ेगा हमारा। तो दोस्तों यदि रिटर्न ऑफ, ये पूरा थीम है इस टॉपिक की, ये समझ लो, उसके बाद तो आप पूरे इसको छोड़ भी दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है, इसमें यह है, आगे चीज़ें डिटेल में की गई है, हम उसको देखते हैं। पहले ये समझ लो, फिर मैं इफेक्ट बताऊंगा कैसे कैसे। तो पहले आपका ये बेसिकली समझ गए क्या होता है चालू खाते घाटे की। अगर भारत की देता है करंट अकाउंट डेफिसिट, भारत का व्यापार घाटा रहा है। इसमें व्यापार घाटे का मतलब दृश्य वस्तुएं, दृश्य वस्तुओं में भारत हमेशा, अब की बात करें तो 192 बिलियन है भारत का नॉर्मली घाटा रहा है। हाँ, एदरस जो सेवा है उसमें भारत 105 में सरप्लस में रहा है। मैंने बोला ना, इसमें भारत माइनस में रहता है और इसमें भारत प्लस में रहता है, कोई बात है।
क्यों प्लस रहता है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है भारत। 87 बिलियन डॉलर रेमिटेंस मिलता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग अमेरिका में, विदेशों में काम करते हैं, बड़ी मात्रा में सैलरी को भारत में भेजते हैं। ये भारतीय जो फॉरेक्स है, विदेशी रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा का, उसको बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में तिमाही में चालू खाता अधिशेष की स्थिति रही। ध्यान रखना, कुछ वर्षों में, ध्यान, नॉर्मली हम घाटे की स्थिति में रहते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में ये अधिशेष न रहा। और उसका मैं कारण ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमने कोविड में आयात को बंद कर दिया था। आयात बंद करने की वजह से आपका घाटा माइनस में, प्लस में आ गया, सरप्लस में आ गया। तो यूपीएससी का क्वेश्चन का ट्रेंड हो सकता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट घाटे में रहा है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? तो आपको बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में आ गया। ये पहली बार देखने को मिला बड़े दिनों के बाद, इसलिए ये पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट की पूरी हम बात करें वो तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब अगर थोड़ा देखें कि करंट अकाउंट डेफिसिट यदि बढ़ता है तो इफेक्ट क्या होता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब दोस्तों यह है कि हमारा व्यापार में आयात है, यानी गई चीज है वो ज्यादा। नॉर्मली हम सभी चीज को आयात बोल देते हैं एक तरह से, सेवा में, रेमिटेंस में, सब में। तो जो गया है वो आयात हो गया, आया है जो निर्यात हो गया। तो आयात हमारा निर्यात से क्या होता है, यदि ज्यादा होता है तो इसमें मतलब हमारा गया बहुत है, यहाँ से पैसा बाहर ज्यादा गई चीजें, तो हम घाटे की स्थिति में। अब देखो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। करंट अकाउंट से जुड़े हुए खतरे, विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश को बाहर निकालना। देखो एक तो सबसे बड़ी बात है कि करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात है इसमें कि भाई इससे खतरे क्या उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, यदि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो लोग क्या करेंगे कि इसका मतलब यह है कि लोगों को भारत के यहाँ से विश्वास कम हो रहा है, बाहर ज़्यादा ले रहा है चीज़ें, बाहर का मार्केट भी डाउन हो रहा है, लोग बाहर ज़्यादा ले रहे हैं चीज़ें। इससे भारत के जो भी निवेश यहाँ आएंगे वो बाहर निकलना चालू कर देंगे भारत से। विनिमय दर में स्थिरता। विनिमय दर का मतलब है कि अगर आपका घाटा है, अर्थात आपके यहाँ से गया ज़्यादा है, और गया क्या है, नॉर्मली विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा यदि गई है तो अर्थात उनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। जब कोई आपका आयात करेंगे आप, तो आप किस में करेंगे, विदेशी मुद्रा में। तो इससे विदेशी मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी, और विदेशी मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की डिमांड घटेगी, और रुपये की डिमांड घटेगी तो रुपये की वैल्यू भी घटेगी, अर्थात हमारी विनिमय दर है वो भी डाउन होगी। और जब हमारी विनिमय दर डाउन होगी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। दूसरा, इन्फ्लेशन। यदि करंट अकाउंट डेफिसिट है आपका, आप नॉर्मली आयात आपका ज़्यादा है, इसका मतलब ये आपके यहाँ से पैसा बाहर ज़्यादा गया है। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ सारी चीज़ें बाहर से आई है, बाहर से आई है तो उनमें कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है तो महंगी ज़्यादा होंगी, इससे आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। दूसरी बात, अगर बाहर ज़्यादा चीज़ें गई हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी भारतीय मार्केट में कम होगा, सप्लाई कम होगी, तो भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा जो पूरा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे में चला, माइनस में चला जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी पूरा हम कैलकुलेट करें, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को मिला करके, तो वो यदि माइनस में चला जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किस पे, अगर करंट अकाउंट आपको पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, माइनस में। इसका मतलब ये है कि आपका गया ज़्यादा है, आया कम है, अर्थात आपने आयात ज़्यादा किया है, अर्थात आपकी विदेशी मुद्रा है वो ज़्यादा गई है। विदेशी मुद्रा यदि आपने ज़्यादा गई है तो इसका कारण ये हो सकता है कि विदेशी मुद्रा की वैल्यू आपके मार्केट में बढ़ जाएगी, अर्थात आप विनिमय दर में आप कमजोर पड़ जाएंगे, रुपया कमजोर पड़ जाएगा, और रुपया कमजोर पड़ेगा तो आयात महंगा होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा वैल्यू पे करनी पड़ेगी। आयात महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है ना, आपका मार्केट है गड़बड़ा जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी समस्या को बढ़ा देता है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका ज़्यादातर नेगेटिव में रहता है, अर्थात आपको फॉरेक्स में पे करना होता है, इसमें आरबीआई क्या करती है कि फॉरेक्स को लेने के लिए आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में क्या करती है, डॉलर निकालेगी अपनी आरबीआई अपने फॉरेक्स से, और मार्केट में डॉलर डाल देगी। मार्केट में डॉलर क्यों डालेगी, क्योंकि मार्केट में डॉलर इसलिए डालेगी क्योंकि मार्केट में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, तो डॉलर महंगा ज़्यादा है, उसको सस्ता करने के लिए डॉलर मार्केट में डालेगी। तो इससे आरबीआई का बड़ी मात्रा में फॉरेक्स है वो डाउन होगा, जो फॉरेक्स रिजर्व है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कई चीज़ें इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी बेसिक में बता रखा है सर,
और ये बेसिक है पूरी, करंट नहीं है कुछ भी। कारण क्या करंट अकाउंट डेफिसिट का? क्यों भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है? क्योंकि हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं ऊर्जा का। हम पेट्रोल, एलपीजी, जीवाश्म ईंधन है, इनका बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। अपनी जरूरत का लगभग 2/3 जब हम आयात करते हैं तो बड़ी मात्रा में पैसे हमारा जो आयात है इससे होता है। इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट माइनस होता है। दूसरा, यदि वस्तुओं की कीमत बढ़ गई तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारा घाटा बढ़ेगा। जैसे अभी रूस यूक्रेन के डिस्प्यूट की वजह से पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो हमारा घाटा ज़्यादा बढ़ेगा। बाहर का सबसे बड़ी बात है कि हमारा निर्यात कम है, निर्यात कमजोर है। हम चीन जैसे देश, बांग्लादेश देशों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाते। हमारी वस्तुएं इनकी तुलना में महंगी होती है। अब महंगी वस्तुओं कोई खरीदेगा नहीं, सस्ती वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे, इसलिए हमारा निर्यात विदेशों में ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। इसकी वजह से भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट करता है। दूसरा, हमारे यहाँ निर्यात तो तब बढ़ाएंगे, पहले घरेलू आवश्यकताएं बहुत है। अब घरेलू आवश्यकता है तो एक तो हमें खुद पहले घरेलू आवश्यकता पूरी करनी है, दूसरी बात उस घरेलू आवश्यकता के लिए हमें आयात भी करना पड़ता है। तो डबल नुकसान की वजह से भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट में माइनस हो जा रहे हैं। यदि हमारी घरेलू आवश्यकताएं कम होती तो हम निर्यात भी करते और हमें आयात भी नहीं कम करना पड़ता, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हो। ये वो कारण है जो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाता है। यदि आपको करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है इकोनॉमी के लिए, तो आपको सबसे ज्यादा कर रही है कि जीडीपी का उत्पादन करो। आप इतना मैन्युफैक्चर करो, हर चीज का उत्पादन करो कि आपको आयात करना ही ना, और ज्यादा उत्पादन करोगे तो आप निर्यात करोगे। चीन ने यही काम किया है। चीन ने अपनी पॉलिसी में ये अपनाया कि पहले इतना प्रोडक्शन करो कि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो और उसके अलावा दुनिया को बेचो। इसलिए चीन का करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में रहता है। हर देश के साथ उसका सरप्लस रहता है। भारत के साथ बहुत बड़ी मात्रा में सरप्लस चीन का। यूएसए के साथ कम से कम $400 बिलियन सरप्लस में रहता है। सारे देशों के साथ चीन सरप्लस में रहता है, इसलिए दुनिया के पूरे मार्केट में चीन का दबदबा होता है। तो उत्पादन बहुत अच्छा किया उसने, और उत्पादन में फोकस किया उसने मैन्युफैक्चरिंग पे। गैर अनिवार्य आयात, भाई जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है उनकी आयात को रोक दो, लगाम लगा दो। बेकाम की चीजों को क्यों आयात करें? क्योंकि जो अनिवार्य नहीं है उन पर अगर आयात पर रोक लगा देंगे, इससे ये होगा कि आपका घाटा नहीं घटेगा, घाटा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आयात आप कम करोगे। निवेशों का विश्वास सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वेस्टर है उनका विश्वास होना चाहिए जो आपकी यहीं। भाई कोई चीज़ आप अमेरिका से खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि भारत में उत्पादन नहीं होती। अरे अमेरिका में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसी को उठा के लाओ इंडिया में और बोलो है इन्वेस्ट करो। आप जो कंपनी आपकी अमेरिका में वो इंडिया में लगाओ। सॉरी। तो हम अमेरिका से क्यों आयात करेंगे? हमारे यहाँ उत्पादन कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत इसी पे फोकस था कि निवेशकों को इतना इंडिया में बुलाओ कि वो सारा उत्पादन यही करें और इंडिया हर उत्पादन में अपना आत्मनिर्भर। राजकोषीय समेकन का मार्ग अपनाना। राजकोषीय समेकन का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। राजकोषीय समेकन का मतलब है जो सरकारी अनावश्यक खर्च होता है उसको रोकना, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना, फिस्कल डिसिप्लिन होना, राजकोषीय क्षमता को बढ़ाना, अनावश्यक खर्चा, अनावश्यक सब्सिडीज को घटाना। क्योंकि सरकार जब लोक लुभावनी नीतियों में खर्च करेगी तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, और बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आप जीडीपी में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ये साधन अपनाओगे जब ये करोगे। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा पूरा घुमा फिरा करके यूपीएससी का क्वेश्चन फ्री का ही आएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट से उल्टा सुल्टा कहीं से भी घूम घाम के आपसे क्वेश्चन आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यदि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट पड़ रहा है तो विनिमय मुद्रा पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारा एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। इनका क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, और नहीं भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको इनडायरेक्ट रूप से किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हेल्प जरूर करेगा। अगला है स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस। जो राज्य है हमारे, एक तो केंद्र सरकार होगी, आप सभी जानते हैं हमारे राजकोषीय नीति है, सॉरी अपन हमारे संघीय ढांचा है, इसमें केंद्र भी है राज्य भी है। तो राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर के काफ़ी समय से एक स्थिति रही है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर रही है। ये करंट में बड़ी मात्रा में हाईलाइटेड भी रहा है। कोविड में देखा है कि राज्यों की स्थिति इतनी खराब थी कि अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पाए थे। इसलिए थोड़ा सा ये मामला रहता है कि राज्यों की स्थिति क्या है, क्यों। पहली बात इसमें हम देखेंगे राज्यों के इनकम के स्रोत क्या है, राज्यों पे अभी नए क्या केंद्र सरकार ने क्या परमिशन लगा रखे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ हमें सब इसमें देखनी है।
क्वेश्चन यहां से भी आपका आ सकता है। इकोनॉमी के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से जरूर बनेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बट आपको जस्ट इनको समझना है, कोई चीज इसमें याद करने की नहीं। सबसे पहले हमें जानना है कि राज्यों के जो स्टेट्स है उनके रेवेन्यू रिसोर्सेज क्या है, वो रेवेन्यू कहाँ से मिलता है। एक है उनका टैक्स रेवेन्यू, एक है उनका नॉन टैक्स रेवेन्यू, और एक है उनका संघ सरकार के द्वारा दिया गया उनको अनुदान। भाई संघ सरकार भी अनुदान देती है। टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत क्या है, एक तो राज्यों का खुद का अपना टैक्स, जिसे वो खुद कलेक्ट करते हैं, खुद वसूल करते हैं, खुद यूज करते हैं, जिसमें नॉर्मली आपके कुछ विशेष प्रकार के आय पर लगने वाला कर, कोई बिजनेस पर लगने वाला कर, कैपिटल टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, ये टैक्स, ये राज्यों के वो टैक्स है जो राज्यों के खुद के उस पर लगता है। ठीक है ना। दूसरा केंद्र द्वारा हस्तांतरण, आप सभी जानते हैं कि केंद्र भी जितने भी टैक्स कलेक्ट करता है उन टैक्सों में से 41% हिस्सा राज्यों के साथ शेयर करता है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार ही 15 फाइनेंस कमीशन के आधार। पहले 42% था, लेकिन 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रख लिया है, क्योंकि नए स्टेट बने हैं, नए यूनियन टेरिटरी बने हैं, स्टेट तो है नहीं है, तो केंद्र सरकार को स्पेशली वह खर्च करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार जो डिवाइडेशन करती है राज्यों के साथ करती है, तो उसमें तो आएगा नहीं, इसलिए 1% जम्मू कश्मीर के लिए अलग से रख लिया। इसके अलावा गैर कर राज्य, आप सभी जानते हैं गैर कर में क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसी चीजें। तो केंद्र राज्य सरकार है अपने पब्लिक सेक्टर के एंटरप्रेन्योर से इनसे लाभांश प्राप्त करती है, क्योंकि राज्य सरकारों को भी खाद्य उद्योग है, इंडस्ट्री है, राज्य सरकारों को भी अपनी इंडस्ट्री होती है, उनसे पैसा कमाती है, वो उनकी आय का स्रोत होते हैं। और संघ सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अनुदान, संघ सरकार के द्वारा कई अनुदान दिए जाते हैं। जब इसमें एक है आपका आर्टिकल 282, एक आर्टिकल 275, ठीक है ना, और एक है एक्ट 2005, 2005 का फास्ट जो डिजास्टर जो एक्ट है उसके अंदर, डिजास्टर एक्ट के अंदर ये आपदा राहत अनुदान, आपदा राहत अनुदान डिजास्टर एक्ट 2005 के अंदर दिया जाता है। स्थानीय निकायों के लिए अनुदान ये 73वां 74वां संविधान संशोधन के बाद दिया जाता है। और राजस्व घाटा अनुदान ये हम आगे पढ़ेंगे तीनों चीजों को, कि राजस्व घाटा अनुदान कैसे दिया जाता है, क्या होता है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा इनको दिए जाते हैं, जो इनकी आय के स्रोत होते हैं। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने बोला है हाल ही में, क्योंकि ये फ्रीबीज देते हैं, इसकी वजह से राज्यों की राजकीय स्थिति, राजकोषीय स्थिति बहुत खराब होती है, क्योंकि आप यदि फ्रीबीज दोगे उससे कोई न्यू कैपिटल जनरेट नहीं हुई, मार्केट में पैसा जा रहा है लेकिन नई कैपिटल नहीं आ रही, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा। तो इससे एक तो ये होगा कि आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि पैसा आप दे रहे हो, उत्पादन कर नहीं रहे हो, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, उत्पादन कम, डिमांड बढ़ रही है, और अपने आप ही आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसलिए तो राज्यों से बोला है कि अनावश्यक चीजों में खर्च कम करें। राज्य वित्त के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राज्यों के वित्त के आयोग ये है। आर्टिकल 275 क्या कहता है, अंतरण पश्चात राजस्व घाटा। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे अंतरण, इसके बाद ये है कि इसमें आर्टिकल 275 में बोला गया कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो 51% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको राज्यों को मिलने के बावजूद भी राज्यों का घाटा होता है, उस घाटे को समाप्त करने के लिए इसमें से और केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, उसे बोलते हैं अंतरण, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि अनुदान प्रदान करती है कौन, केंद्र सरकार, किसको, राज्यों को, ताकि अपने राजस्व खातों में दिखने वाले घाटों को पूरा कर सके। ठीक है। अंतरण का मतलब है वो 41% बांटने के बाद, जैसे किसी सरकार को 100 रुपये में से केंद्र सरकार ने किसी के स्टेट को 41 रुपये दिए, 41 देने के बाद भी उसका डेफिसिट बचा था, तो उसको पूरा करने के लिए ये रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए ये अनुदान और प्रदान करती है आर्टिकल 275 में। आर्टिकल 282 ये केंद्र सरकार की विवेकाधीन शक्ति है, केंद्र सरकार इसको किसी राज्य को देती है, किसी को नहीं देती। आर्टिकल 280 इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के साथ करों का विभाजन किया जाता है, ये बात वित्त आयोग बोलता है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा बोली गई कि 41% है वो राज्यों के साथ हिस्सा करेगा, और वो अलग अलग पैरामीटर्स है, आप सभी जानते हैं। हर राज्यों में उनकी जनसंख्या, उनकी आय असमानता, उनकी फॉरेस्ट रिजर्व, सभी चीज़ों को लिया जाता है। ऑलरेडी हम बेसिक में वो सारी चीज़ें बता चुके हैं, उनको यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे शब्द आते हैं, एक है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? होती क्या है कि जैसे इसको देखो, कॉन्सेप्ट से समझो, कहानी की तरह याद मत करो, रटो मत, चीज को समझो। देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कुछ ऋणी, कई बार ऋणी उधार लेते हैं और सरकार उस उधार की गारंटी, जैसे मान लें स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम कंपनी है, उसको पैसे चाहिए। अब कोई बैंक इसको तो पैसे देगा नहीं, क्योंकि क्या पता है डिस्कॉम कंपनी लूट के भाग जाए। ये बैंक बोलेगा कि आप कोई गारंटी दो, तो डिस्कॉम कंपनी कहेगी स्टेट से, भाई मुझे कुछ गारंटी दे दो। तो स्टेट की गारंटी के आधार पर ये बैंक इस डिस्कॉम कंपनी को क्या दे देगा, लोन दे देगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्कॉम कंपनी लोन चुकाने हो गई डिफॉल्ट, ऐसी स्थिति में सरकार को चुकाना पड़ेगा लोन। तो उसी लोन को जो चुकाती है उसी को बोलते हैं आकस्मिक देयताएं या कंटीजेंट लायबिलिटी, यानी कि जिसकी आप गारंटी लेते हो चुकाने में अगर चूक जाए, उसके बाद उसकी लायबिलिटी को आप भरोगे तो होगी आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये सरकार की हो सकती है, केंद्र सरकार की हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, ठीक है ना। ये ऐसे सवाल ध्यान रखना थोड़ा सा। राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई सेवा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक अनुच्छेद और देख लो, आर्टिकल 293 के समथिंग अनुच्छेद है कि केंद्र सरकार की बिना अनुमति के कोई राज्य सरकार विदेशों से ऋण उधार नहीं ले सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई राज्य सरकार, यदि केंद्र की उधारी उस पर बकाया है, तो घरेलू मार्केट में भी बिना केंद्र की परमिशन से वो लोन नहीं ले सकते। अगर उस पर केंद्र सरकार कोई बकाया नहीं है तो ले सकती है, लेकिन नॉर्मली सभी राज्यों पे केंद्र सरकार का बकाया होता है। तो कुल मिला के कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कोई राज्य उधार नहीं ले सकते, इसलिए उनके उधार की सीमा को केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किया था। तो कोविड में उधार की सीमा केंद्र सरकार के द्वारा ये था कि भाई कोविड में इनको बहुत सारा अनावश्यक खर्च करना पड़ता है, जरूरत है, इसलिए बोला कि आप टोटल स्टेट की जीडीपी का 5% तक उधारी ले सकते हो, जिसको अब घटा दिया सरकार ने 3.5%, ठीक है ना। जीएसटीडी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी स्टेट की जीडीपी। ऑफ बजट उधारियां, सबसे पहले तो आपको पता है ऑफ बजट उधारियां क्या होती है दोस्तों। ऑफ बजट उधारियां वो उधारियां होती है जिनका विवरण बजट में नहीं होता। आप सभी जानते हैं आपका बजट है, बजट के बारे में आप सभी जानते हैं, आपका राजस्व है, पूंजीगत है। राजस्व में आपकी प्राप्तियां हैं, और एक कर है और एक गैर कर है। इसी प्रकार पूंजीगत प्राप्तियां हैं, उन पूंजीगत प्राप्ति में एक प्राप्ति है आपकी लोन प्राप्ति, ऋण प्राप्ति, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ाती है। तो केंद्र, अगर केंद्र राज्य सरकारें अगर उधार लेती है तो ये अपने इस बजट में दिखाती है भाई इतनी मैंने मार्केट ऑर्डिंग ली, लेकिन ये क्या करती है कि बजट में ना दिखाएं। इसलिए मान लें सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है एक्स, जैसे LIC है, LIC सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो केंद्र सरकार क्या बोलेगी, LIC से बोलेगी आप मार्केट से लोन उधार लीजिए, हमें पैसा दीजिए, ठीक है ना। तो ये पैसा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्केट से नहीं लिया, इसलिए वो अपनी मार्केट बोरोइंग में इसको नहीं दिखाती। इसी को बोलते हैं ऑफ बजट उधारियां, यानी कि वो उधारियां जो मुख्य रूप से खुद ना लेकर के किसी और के थ्रू लुआई जाती है, उन्हें बोलते हैं ऑफ बजट उधारियां। और ये बड़ा डिस्प्यूटेबल रहा है कि ऑफ बजट उधारियां हमें नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में है तो वो उधारी, लेकिन आप उसको राजकोषीय घाटे का हिस्सा ही नहीं मानते हो, क्योंकि वो मार्केट बोरिंग में नहीं आती। तो इसमें बोला है कि ऑफ बजट उधारियों को राज्यों के ऋण में शामिल करना। इसने बोला है कि यदि कोई राज्य, इसमें ये बोला है कि अगर कोई राज्य ने ऑफ बजट उधारी ली है, तो वो ऑफ बजट उधारी उनके बजट का पार्ट होगी, केंद्र सरकार ने बोल रहा है, वो उनका खुद का लोन माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा, वेज एंड मीन्स, आप सभी जानते हैं, वेज एंड मीन्स का मतलब है कि जब घाटा होता है तो घाटे की पूर्ति करने के लिए आपातकालीन स्थिति या कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए RBI के द्वारा सेंटर और स्टेट को कुछ फंड प्रोवाइड करवाया जाता है कुछ टाइम के लिए, जो उनको रेपो रेट पे दिया जाता है, ठीक है ना। रेपो रेट पे दिया जाता है, RBI देती है, उधार पे देती है, वो होता है वेज एंड मीन्स कॉन्सेप्ट, यानी कि अल्पकालीन सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए उनको पैसा दिया जाता है। तो केंद्र, अभी इसमें किया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मीन्स के अंतर्गत पहले 51,000 करोड़ के समथिंग डिसाइड हुआ था, अब 47,000 करोड़ ही मिलेंगे इनको वेज एंड मीन्स के अंतर्गत, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। वेज एंड मीन्स अब आप इसे भी जानते हैं, वेज एंड मीन मुख्य रूप से अस्थायी रूप से
आरबीआई के द्वारा दी जाने वाली अग्रिम होती है, जो आरबीआई नॉर्मली उनके आय व्यय के घाटे को पूरा करने के लिए देती है, ठीक है ना। एक होती है ओवरड्राफ्ट सुविधा। देखो बेज और मीन्स में एक चीज ध्यान रखना, बेज और मीन्स में होता तो एडवांस है, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है जो उनकी कुछ लायबिलिटी या कुछ गारंटी के आधार पर दी जाती है। ओवरड्राफ्ट में यह है कि अपनी लायबिलिटी से भी ज्यादा पैसा निकालते हैं, हाँ, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। इसमें यह है कि केंद्र राज्य सरकारें अपना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का यूज कर सकती है, लेकिन पहले राज्यों के लिए 50 दिन तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज थी, अब उसको घटा करके 36 दिन कर दिया है कि आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 36 दिन ही चलेगी, लेकिन ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत आपको 2% ऋण एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इंटरेस्ट, आरबीआई, ठीक है ना। ये बेसिक में बता रखा है हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला है कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता, इससे आपके रोजगार बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। इसलिए केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंटों को लोन, इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टाइम लोन दिया गया है 1 लाख करोड़ रुपए, 50 साल तक का लोन है, कोई भी इससे मुख्य रूप से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इससे कि जो स्टेट है वो इनकरेज हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक बात बोली है कि यदि कोई राज्य अच्छी परफॉर्मेंस करता है इन 4 चीजों में है, तो वो 1% एक्स्ट्रा लोन और ले सकता है। जैसे क्या डिसाइड किया आपका 3.5%। अगर कोई स्टेट इन 4 पैरामीटरों को पूरा कर रहा है तो 1% अर्थात 4.5% ऑफ स्टेट जीडीपी के स्टेट जीडीपी का 4% तक वो और लोन ले, मतलब 1% एक्स्ट्रा लोन ले सकता है, यदि उसने एक वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट कर दिया हो, यदि वो ईज ऑफ डूइंग में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो, यदि वो विद्युत क्षेत्र में सुधार कर रहा हो, यदि वो स्थानीय निकायों के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हो, उनको अदर ज्यादा अनुदान दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अनुमति देती है कि वो राज्य सरकार 1% एक्स्ट्रा और लोन ले सकती है, ठीक है। ये बेसिकली नए इनिशिएटिव्स थे जो केंद्र सरकार ने इस बजट के दौरान उठाए भी है, तो इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट बन के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक तो पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज स्टेट के लिए कितनी कर दी, ये क्वेश्चन वेज एंड मीन्स में फैसिलिटीज कैसे कर दी। वेज एंड मीन्स को हम आगे देख रहे हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट है वेज एंड मीन्स, बेसिक का कॉन्सेप्ट है आरबीआई के द्वारा इनके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। तो एक एक चीज आपसे पूछी जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमी क्या चीजें समझने की ज्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर राज्यों की वित्तीय स्थिति का मतलब है कि राज्यों की इनकम का स्रोत अगर खराब है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव है कि उनका उधारी बढ़ेगी, क्योंकि खुद की इनकम कम होती है तो घाटा बढ़ेगा, इससे कि वो लोन ज्यादा लेंगे फिर, ठीक है। दूसरा, राज्य के ऋण या उधार वृद्धि से, अब सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य उधार लेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, वो पूंजीगत व्यय कम करेंगे, इससे उनका आर्थिक क्रियाकलाप को गति नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य सरकारों के पास ये होता है कि उनके पास आय के स्रोत कम होते हैं, और राज्य सरकारें क्या करती है, जो जनकल्याणकारी काम ज्यादा करती है, और जनकल्याणकारी काम पे किया गया पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि जनता स्टेट को पहले पकड़ती है। अब सर चुनाव आए, कोई स्टेट लैपटॉप बांटने लग रहा है, तो इसलिए बोला गया कि राज्यों को अगर लोन ज्यादा होगा तो कई राज्य डर के चक्कर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, आपको पता है देखो राज्यों के पास 2 विकल्प है, भाई आप लोन ज्यादा ले रहे हो साथ खर्चे को कम करो, तो राज्य 99% कैपिटल खर्चे को कम करेगा, वो रेवेन्यू खर्चे को कम नहीं करेगा, क्योंकि रेवेन्यू खर्चे से इसको लोकप्रियता मिलती है। दूसरा, जब खर्च कम करेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आर्थिक वृद्धि और रोजगार भी कम होगा, इससे राज्यों की स्थिति और खराब हो जाएगी, ठीक है ना। खराब व्यय पैटर्न के कारण, और उसका एक्सपेंडिचर खराब व्यय पैटर्न है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, इसलिए, और राज्यों के बीच में असमानता रहती है, कुछ राज्य अच्छे करते हैं कुछ खराब करते हैं, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य खराब स्थिति में होते हैं उनको अलग से पैसा देना पड़ता है, और केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिया गया अलग से पैसा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। तो ये सारे इफेक्ट जो पड़ते हैं पूरी जीडीपी। वेज एंड मीन्स की अगर बात करें दोस्तों, 1997 में इसको शुरू किया गया था। आरबीआई का एक्ट 1934 केंद्र और राज्यों को एडवांस
टेम्परेरी पैसा देने की एक अनुमति देता है, जिससे कि अपनी कुल प्राप्ति और कुल पेमेंट के बीच में होने वाले, मतलब मान लें रेवेन्यू मिला 100 रुपये, खर्च कर दे 120 रुपये, 120 रुपये कहाँ से ले, तो कुछ टाइम के लिए एडवांस रूप से वो वेज एंड मीन्स फैसिलिटीज के अंतर्गत आरबीआई से उधार ले लेते हैं। इस अग्र ध्यान है, लेकिन उनको विद इन 3 मंथ चुकाना पड़ता है, इसलिए विद इन 3 मंथ चुकाना पड़ता है। और ये ध्यान रखना, उनको रेपो दर पर, रेपो दर वो रेट होती है जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन देती है, ठीक है ना। तो इससे आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन लोन देती है, उसी रेट पे सरकार को भी लोन देती है। वेज एंड मीन्स एफआरबीएम एक्ट का ऐसा नहीं है, क्योंकि वेज एंड मीन्स उसी साल आपको चुका दिया जाता है, इसलिए वो घाटे में नहीं आता नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसका पेमेंट सेम 3 महीने के अंतर्गत कर जाता है। क्योंकि राजकोषीय घाटा तब होगा जब पूरी फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया है, चुकाया नहीं। वेज एंड मीन्स एक होता है सैमैन, एक होता है बेसिस। सैमैन का मतलब होता है क्लियर कट आपने एडवांस लिया है, ठीक है। और बेसिस में क्या होता है, इसमें कोई राज्य अगर उधारी लेता है तो उसको कोई ना कोई कोलेटरल किसके पास जमा करना होगा, आरबीआई के पास, ठीक है ना। जब राज्य एचडीएफ सीमा का व्यय कर चुके होते हैं तब सामान्य का प्रयोग करते हैं। विशेष में क्या होता है, आपको कुछ न कुछ आपको क्या करना होता है, कुछ न कुछ आपको प्रतिभूति उसके पास रखनी पड़ेगी, यानी कोलेटरल रखना पड़ेगा। और सामान्य में आपको कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि सामान्य में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। सामान्य में आपको इक्विवेलेंट टू रेपो दर देनी पड़ेगी, जबकि विशेष में आपको रेपो दर से एक दर कम पड़ेगी। ऑब्वियसली जब कोलेटरल रखते हैं तो रिस्क कम होती है, कोलेटरल नहीं रखते तो रिस्क ज़्यादा होती है, तो रिस्क ज़्यादा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, इसलिए सामान्य स्थिति में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगी, विशेष WMA में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगी, क्योंकि उसमें आप कोलेटरल रखते हो उसके पास। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज तब प्राप्त होती है जब आपके सारे विकल्प, आपका कोलेटरल खत्म हो चुका है, आपके पास कोई इस विशेष आरण सुविधा नहीं है, कोई सरकारी प्रतिभूति आपके पास बची नहीं, अब आपको पैसा चाहिए, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दे सकती है, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगा। वेज एंड मीन्स के माध्यम से निधियों में राज्य सरकार, हर राज्य की सीमा डिसाइड कर दी है, कितने से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। वेज एंड मीन्स में सरकार और आरबीआई द्वारा पारदर्शी रूप से तय की जाती है, समय समय पर इसकी सीमाएं डिसाइड की जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। तो आप ध्यान रखना, वेज एंड मीन्स वो फैसिलिटीज है जिसके अंतर्गत आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवांस प्रोवाइड करवाती है ऑन द बिहाफ किसी डॉक्यूमेंट के आधार। और ओवरड्राफ्ट का मतलब है कोई भी चीज जो कोलेटरल नहीं लेती उसके बाद भी उनको पैसा देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। ये चीज आपके क्वेश्चन का आधार है। अगला एफआरबीएम है, कोई नया एक्ट नहीं है, बहुत पुराना एक्ट है, सभी लोग इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं क्या होता है। एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है कि देखो, पहले क्या होता था, कोई सरकार आई है, उधारी ले रही है, लौटा रही है पैसे, कितने पैसे ले रही है कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसलिए 2003 में एक एक्ट आया, उसने बोला कि भाई फाइनेंशियल या फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बजट अच्छे से मैनेजमेंट होनी चाहिए, अनावश्यक खर्चा नहीं करना है, जरूरत के आधार पर आपको घाटे को मैनेज करना है, क्योंकि आपका घाटा आपकी इकोनॉमी के लिए बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो पहले हम बेज एंड ये एक्ट को देख लेते हैं। ये एक्ट 2003 में आया दोस्तों। इसका उद्देश्य सरकार का यह था कि सरकार जो फिस्कल लेवल पर जो मैनेजमेंट है उसको डिसिप्लिन में लाए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, ठीक है ना। और जो भी सरकार खर्च उधारी लेती है उसका पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके तहत सरकार ने बोला कि एक तो राजकोषीय घाटे है उसको कम करो, राजस्व घाटे है उसको कम करो, और ऋण जीडीपी अनुपात उसमें कमी निर्धारित करने के लक्ष्य डिसाइड किए गए थे। लेकिन ये लक्ष्य समय समय पर चेंज करने पड़े, क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन समय समय पर खराब होती चलेगी। कोविड-19 2021 के अंतर्गत भी टारगेट था कि भाई आप राजकोषीय घाटे को 2.5 तक लाएंगे, रेवेन्यू घाटे को आप एक मतलब कम लाएंगे, ऐसे करके वो टारगेट डिसाइड किए गए। लेकिन कोविड-19 में आप घाटे छोड़ो, आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ा, तो वो अलग बात है। लेकिन इसका लक्ष्य ये था, इसका दीर्घकालीन लक्ष्य ये था कि देखो राजकोषीय स्तरता बहुत जरूरी है। राजकोषीय स्तर का मतलब है आपका राजकोषीय घाटा इतना हो जितना आप चुका सकते हो, कंट्रोल में हो, एक लिमिट तक हो, फिजिकल डेफिसिट आपका कम हो, और रेवेन्यू डेफिसिट आपका बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू तो आपका बेकम का डेफिसिट होता है। तो अगर आपका ये सारी चीज़ अच्छी रहेंगी तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहेगी, और इससे क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर ध्यान रखें आपका घाटा ज़्यादा होता है
ठीक है। तो घाटा ज़्यादा होता है तो घाटे से क्या है कि आपका ट्रस्ट कम होता है, तो निवेश कम होता है। दूसरी बात, घाटे का मतलब है सरकार ने बाजार से उधारी ज़्यादा ली है। अगर सरकार खुद बाजार उधारी ले लेगी तो जो पैसा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है महंगी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगी हो जाएगी तो निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा, और निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा तो मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं होगा, आर्थिक क्रियाकलाप नहीं बढ़ेंगे, आपकी स्थिति बहुत खराब होगी। अगला है एफआरबीएम के ध्यान रखना। यूपीएससी में 2019 में क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से ये दस्तावेज है, ये किस एक्ट में बोले गए थे कि दस्तावेज दिए जाने चाहिए? तो एफआरबीएम एक्ट ने बोला, एफआरबीएम एक्ट बोलती है कि हर साल सरकार को उधार लेने से पहले संसद में 4 डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ये 4 डॉक्यूमेंट, उसके बाद संसद परमिशन देगी कि आपको उधार लेनी है नहीं लेनी। तो इससे क्या है कि सरकार के ऊपर एक दबाव बढ़ा कि आप मनमानी नहीं कर सकते। तो एक डॉक्यूमेंट इसमें था कि राजकोषीय नीति रणनीति व्यक्तव्य, यानी कि एक डॉक्यूमेंट, पहला क्या है, एक डॉक्यूमेंट वो बताएगा कि आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या है। यानी कि सर मतलब हम वो बोलेंगे कि भाई हम लोन ले रहे हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत है इसलिए है, हमारा खर्च इतना ज़्यादा हो गया है, इकोनॉमिक सिचुएशन ये बनी है, हमारे रेवेन्यू के स्रोत ये है, ठीक है, हमारे कर इतना आ रहा है और इन स्थितियों के मद्देनजर हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। ये संसद के समक्ष प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के उनको परमिशन मिलेगी। एक डॉक्यूमेंट है। इस राजकोषीय नीतिगत में आएगा आपका राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू घाटा, आपका ऋण जीडीपी अनुपात, आपका प्राइमरी घाटा, ये सब इसमें, और टैक्स कलेक्शन, ये सब इस डॉक्यूमेंट में आएंगे, राजकोषीय नीति रणनीति व्यक्तव्य। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मतलब आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपकी देश का रोजगार सिचुएशन क्या है, पूरी जीडीपी, ये फ्रेमवर्क बताना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। इसके अलावा मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति, एक तो राजकोषीय नीति पूरी फाइनेंशियल ईयर की, एक मध्यम अवधि कि आप ले रहे हैं तो बीच में क्या करोगे, और तीसरा मध्यम अवधि का व्यय, यानी कि बीच में कितना व्यय करोगे। ये 4 डॉक्यूमेंट है, वो एफआरबीएम एक्ट में बोला उधारी लेने के लिए सरकार को संसद के समक्ष प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ये 2003 के एक्ट में, 2003 का एक्ट का कई बार संशोधन हुआ। एन के सिंह की अध्यक्षता में एक 2012 के समथिंग एक कमेटी बैठी और उसने बोला कि हम 2022 तक, इसने टारगेट दिया कि 31 मार्च 2023 तक हम 2.5% करेंगे जीडीपी का राजकोषीय घाटा, परंतु अभी आप सभी जानते हैं कि ये 4.5% के समथिंग है। क्यों? क्योंकि बीच में कोविड आ गया। राजस्व घाटा इतना करेंगे, जीडीपी ऋण जीडीपी अनुपात, ऋण जीडीपी का अनुपात का मतलब है कि अब वर्तमान में आपकी जीडीपी और टोटल अब तक का लोन, उसका अनुपात होता है ऋण जीडीपी अनुपात। इसको 60% तक लाना है, जो अभी लगभग अब तो कोविड में तो 89% चला गया था, अभी एग्जैक्ट मुझे फिगर हमने इकोनॉमिक सर्वे में आपको बता रखी, तो अभी ये ऋण जीडीपी अनुपात लगभग आपका 70+ है। ठीक है, तो ये टारगेट था लेकिन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम एफआरबीएम एक्ट को देख लिया, अब एफआरबीएम एक्ट का बारे में क्या चीजें चल रही है देखते हैं। केंद्र सरकार ने एक चीज बोली अभी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया है कि राज्य स्वामित्व वाले उपक्रम, यानी कि जैसे स्टेट के एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट है, इसी प्रकार राज्यों का भी खाद्य उद्योग है, उनकी भी कंपनियां हैं, तो राज्यों के। दूसरा, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स एजेंसी द्वारा लिए गए उधार राज्यों की एफआरबीएम सीमा के तहत होंगे। ये एक अच्छी बात होगी। इन्होंने क्या गेम खेल दिया, राज्य पहले क्या करते थे, जो बजट ऑफ उधारी लेते थे, मैंने अभी आपको बता रहा था, यानी कि उनकी कंपनी उधार लेगी और पैसा खुद लेगी। तो बोला है कि वो अब ऐसा नहीं कोई भी लाए, राज्यों के अंतर्गत ही आएगा, तो राज्यों का ही लॉस माना जाएगा। राज्य कई बार करते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल के, जैसे मान लें एक्स नाम का कोई राज्यों का प्रोजेक्ट है, अब राज्य इसको खुद पैसे देंगे तो अपना उधारी खुद लेनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, एक्स नाम के प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल नाम से एक अलग से एजेंसी बनाएंगे और उससे बोलेंगे आप बॉन्ड जारी करो, पैसा लो और इस स्पेशल पर्पज हमारे इस इंफ्रा में खर्च कीजिए। राज्य उसको अपने खर्चे में नहीं देखा, इसलिए केंद्र सरकार ने बोला है सब राज्यों के खर्चे पाएंगे और ये सारे राज्यों की उधारी सीमा में, तो जो हमने उधारी सीमा डिसाइड करी है राज्यों की 3.5, वो सबके अंतर्गत ही है। एक्चुअली बात सही है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कर दी, लेकिन केंद्र सरकार खुद भी इसी तरीका कर लेती है। केंद्र सरकार भी LIC SBI इनके तरह से उधारियाँ लेती है, एक्स्ट्रा बजट उधारियाँ होती है, एक्स्ट्रा बजट उधारियाँ जिनका आप बजट में जनता को बताते भी नहीं मैं हमने कितनी उधारी ली है, ये ना तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होती है
और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड खास रखा होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इकोनॉमी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब मार्केट से पैसा उधार ले लेगी सरकार, क्योंकि मैं निवेशक हूँ, मुझे निवेश करना है, मेरे पास दो बॉन्ड है, एक प्राइवेट बॉन्ड एक गवर्नमेंट बॉन्ड, तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करूँगा, मुझे पता है पैसा पक्का है। जब सरकार मार्केट से उधारी लेती है तो हमेशा प्राइवेट को मार्केट में लोन नहीं मिलता। जब प्राइवेट मार्केट में लोन नहीं लेगा तो निवेश के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, निवेश कहाँ करेगा। इसलिए एक्स्ट्रा बजट ये जो बोरोइंग है, ये सरकार की ज़्यादा जो बोरोइंग है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है आपके निवेश में। ठीक है ना। तो इसमें ये कहा गया कि सारा स्टेट के अंतर्गत किस में आएंगे, उनके लोन की सीमा में आएंगे। केंद्र सरकार में भी ये है गलती, लेकिन उसको किया नहीं। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के लिए ऐसे उधार लेने के संविधान आप सभी जानते हैं कि अगर कोई ऐसा उधार कि स्टेट कोई ऐसा उधार ले रही है जिससे उनके राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा बढ़ने की संभावना है, तो 293 के अंतर्गत केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। रेवेन्यू डेफिसिट आप जानते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रिसीव से, तो आपका रेवेन्यू घाटा होता है। 293 मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये प्रावधान करता है कि यदि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार पर ऋण बकाया है, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं, तो उसमें नए ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। ये चीजें तो आपको कहानी की तरह याद रखनी है, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। भाई आपको पता है कोई राज्य पहले से ही केंद्र सरकार से उधार ले चुका है, तो केंद्र सरकार से बिना छुपाए अगर और उधार ले ले तो राज्य सरकार तो घाटे में हो जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार से उधारी लेते समय, मतलब पहले उधारी है तो लेते समय उनको हमेशा राज्य केंद्र सरकार की परमिशन लेनी। 12वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों में 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार एफआरबीएम अधिनियम को लागू किए गए। इस अधिनियम के अनुसार निगरानी क्या है, राज्य विधानमंडल करता है। ये ध्यान रखना कि एफआरबीएम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आता है, लेकिन इसके अंतर्गत राज्यों ने भी अपने अपने लेवल पर भी एफआरबीएम एक्ट लागू किए, उनकी विधानसभा। इसमें यह था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य का सामान्य निवल उधार सीमा तय करती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कितना 3.5% ऑफ स्टेट जीडीपी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों कितनी डिसाइड किए गए, 3.5। ध्यान रखना ये क्या है, आपकी ग्रॉस स्टेट, मतलब वही उधारियां है, राज्यों की निवल उधारियां कितनी होगी, उसकी जीडीपी का 3.5% होगी। और 1% एक्स्ट्रा किसके लिए हो जाएंगी, यदि कोई राज्य अच्छा करेगा उन 4 क्षेत्रों में। क्वेश्चन आपका यही से आएगा, घुमा फिरा करके क्वेश्चन यही आएगा। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना है कि बस राज्य कैसे कैसे अपने उधारे लेते हैं। इकोनॉमी का यही पॉइंट काम का है, बाकी इकोनॉमी कैसे घूमती रहेगी। अगला है आपका दोस्तों कि अभी आपने बात कर ली केंद्र की, तो हमने कर ली बजट व्यापार घाटे में जो भी है। अब आपको बजट बात करनी है, आपको स्टेट की भी अभी कर ली, अब आती है नगर निगमों की। क्योंकि म्यूनसिपल फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी मात्रा में, क्योंकि नगर निगम निकायों के पास पैसे का बड़ा अभाव होता है, उनको खर्च ज़्यादा करना पड़ता है, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, इंफ्रा डेवलप करने में, काफ़ी चीज़ों में, तो उनकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी उनके आप एक बार देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। आप सभी जानते हैं कि देखो इनकी आय के स्रोत कैसे कैसे होते हैं, पहले तो ये देखना है। तो एक तो इनको ध्यान रखना केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जाता है, जैसे करों का हस्तांतरण, ठीक है, स्थानीय सरकारों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान, वित्त आयोग द्वारा अन्य अनुदान, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा आपको म्यूनिसिपलों से एक तो ये मिलता है। उसके अलावा राज्य सरकार भी इनको देती है, और उसके अलावा स्थानीय सरकारों के खुद के स्रोत भी है। देखो एक तो बाह्य स्रोत क्या है कि लोन ले सकती है, और खुद के स्रोत क्या है कि टैक्स भी लगाती है। आपको पता है भूमि टैक्स है, संपत्ति टैक्स है, इसके अलावा कई जगहों का किराया, जैसे नगर निगम है, आपको पता है कोई फ्लाई ओवर है उसके नीचे दुकान खोलने के लिए आपसे किराया ले लेता है, पार्किंग पे आपसे चार्ज ले लेता है, ठीक है ना। तो ये सारा इनकी रिसोर्स, इनकी इनकम के रिसोर्स होते हैं। एक तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक निश्चित अनुपात उनको देती है। दूसरा लोकल गवर्नमेंट तो इसको देगी, विधानसभा राज्यसभा मतलब राज्य सरकार, और खुद के भी एक ही उधारी ले सकते हैं, और दूसरा अपने खुद के रिसोर्सेज भी इनके होते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगर निकायों की वित्तीय व्यवस्था की एक रिपोर्ट जारी की। नगर निगम निकाय हैं, उनकी स्थिति कैसी है, इसको लेकर के आरबीआई के द्वारा एक व्यापक लेवल पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 201 नगर निगमों के डेटा को दिया गया है ना।
इस नगर निगम वित्त स्थिति की ऑफिस से 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको ये चीजें मिलती हैं। हालांकि नगर निगम की वित्त स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट प्रोविजन तो नहीं किया गया है, लेकिन राज्य सरकारों के विवेक अधिकार पर छोड़ दिया है कि वो कितना नगर निगम को फंड देंगे। आप सभी जानते हैं 73वें 74वें संविधान संशोधन में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो राज्य विधानसभाओं पर छोड़ दिए कि आप अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इसके बाद आपकी राजकोष नीति का दूसरा पार्ट है, एक तो उधारी हो गई, दूसरा है टैक्स। टैक्स में जीएसटी के बारे में है। जीएसटी आप सभी जानते हैं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, बेस्ड टेस्ट है, यानी कि जब लास्ट इसको यूज करने वाला है उस पर टैक्स पेन करना पड़ेगा। ठीक है। जीएसटी के बारे में 2003 में सबसे पहले इस पर डिस्कशन हुआ, केलकर एक टास्क फोर्स आई, उसके बाद 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। 1 जुलाई 2017 से ये भारत में लागू हो गया। ये क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स। वैल्यू एडिशन टैक्स मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की है तो एक तो टैक्स क्या लग जाएगा, इसका मूल्य हो गया मान लो 20% टैक्स लग से 120 रुपये। इसके बाद दूसरे आदमी ने इस पर 30 रुपये वैल्यू एडिशन किया, तो अब टैक्स 150 पे नहीं लगेगा, अब टैक्स लगेगा आपके 30 पे। हर लेवल पे आपका जो वैल्यू एडिशन होगा उसी पे लगेगा, पूरे लेवल पे नहीं लगेगा। अब होता क्या है, इसमें वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसको समझो थोड़ा सा। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इसमें आएगा, उसको मैं बताऊंगा आगे। तो उस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इसी वैल्यू एडिशन की वजह से होता है, क्योंकि ये टैक्स वैल्यू एडिशन पे लगता है। इसकी कहानी समझो कैसे होता है। पहले टैक्स था, ऐसे था, जैसे मान लो एक 100 रुपये का आटा है, 100 रुपये का आटा है। ये कोई आटा बनाने वाली जो कंपनी फ्लोर है किसी की, उसने इसको दिया। और एक कंपनी है आपकी, कौन? बिस्कुट बनाने। बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को इसने कितने में दिया? 20 रुपये वैल्यू एडिशन करके दिया। तो इसकी कीमत होगी आपकी 120 रुपये। अब आपका पहली बार में तो 120 पे टैक्स लगेगा, 120 पे 10% तो मतलब टैक्स लग गया, मतलब है ना। तो कितना हो गया आपका 132। इसके पास पड़ी 132 रुपये। ठीक है। इसने फिर एक बिस्कुट है वो होटल वाले को बेचनी थी। इसने क्या किया कि इसमें से 50 रुपये का क्या कर लिया, इसमें 18 रुपये का इसने क्या किया, लाभ कमाना चाहा। तो अब इसका जो टैक्स होगा वो 18 रुपये पे लगेगा। 18, क्योंकि वैल्यू एडिशन कितना है आपका 18। तो 18 पे मान लो 10% लगा रहा है तो 1.8। ठीक है। तो 132 प्लस 18 यानी 150 तो उसकी कीमत होगी, प्लस 1.8 उसका टैक्स हो गया था, तो उसकी लास्ट कीमत 151.18। ठीक है। जब कंज्यूमर, जब ये है आपका, अब कस्टमर कोई खरीदेगा वो 151.8 में इसको क्या करेगा, 151.8 में उसको खरीदेगा, और उस कस्टमर को पूरी जीएसटी इसमें इंक्लूड है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 120 रुपये पे यहाँ, यानी कि 100 रुपये पे यहाँ टैक्स लगाए किसी एक्स कंपनी ने, वो सामान बाई कंपनी के पास चला गया, उसने भी उस पर, ये ध्यान रखना, ये किसान, ये भी जो कंपनी वाला होगा ये भी टैक्स भराएगा अपना जीएसटी। ये बाई वाला है ये भी अपना जीएसटी भरेगा। बाई वाला इसकी टोटल कीमत पे जीएसटी भरेगा, एक्स वाला इसकी टोटल कीमत पे जीएसटी भरेगा। तो एक जीएसटी इस पे, जैसे 100 रुपये पे जीएसटी यहाँ भी चला गया, और 115 जब हुआ इस पे भी 100 रुपये पे जीएसटी चला गया। तो इस पे ये क्या करेगा, ये बोलेगा इस पे, ये वाला यहाँ वाला है, ये क्या करेगा, इस इनपुट टैक्स क्रेडिट करेगा। ये बोलेगा कि ये इस प्रोडक्ट पे इस व्यक्ति ने जीएसटी भर दिया है, मैंने भी भरा है, तो मुझे इसका रिटर्न कर दिया जाए। क्योंकि आपका जीएसटी बोलता है कि वैल्यू एडिशन पे लगता है, तो आपने क्या वहाँ ग्रॉस पे लगाया है, तो ग्रॉस में से मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना बनता है मुझे दे दो, बाकी एक टैक्स होता है। इसलिए इसको आप वैल्यू एडिशन पे लगता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसको हम आगे देखते हैं थोड़ा सा कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसलिए क्योंकि वैल्यू एडिशन पे लगता है, हमें देना पूरा पड़ता है लेकिन लगता है वैल्यू एडिशन पे। इसलिए एक जो कंपनी वाला होता है वो वैल्यू एडिशन पे पूरा पे देने की वजह से वो क्या करता है, क्रेडिट ले लेता है, भाई मैंने इतना डबल हो गई, इसकी डबल एंट्री हो गई, एक टैक्स उसने भी दिया मैंने भी दिया, सरकार के पास उस प्रोडक्ट पे एक ही टैक्स जाना चाहिए। इसके आपको पता है कि 3 तरह, इसमें एक तो जीएसटी आपका स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है, एक यूनियन टेरिटरी का होता है, 3 जीएसटी हो गए। और एक होता है आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी में आप सभी जानते हैं कि अगर यूपी में कोई वस्तु बन रही है और दिल्ली में जाकर के बिक रही है, तो इस वस्तु पे जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी के अंतर्गत कलेक्ट करेगा और उसको फिर इन दोनों के बीच में शेयर कर देगा। तो आईजीएसटी होती है जिसको केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और राज्यों के बीच में शेयर किया जाता है।
आप सभी जानते हैं जीएसटी के अंतर्गत आर्टिकल 246A के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पूरी पावर दी गई है, उनकी विधानसभाओं को, कि आप इस पर जीएसटी पे कानून बना सकते हैं। जीएसटी के अंतर्गत ये 6 चीज़ें इसमें बाहर लागी गई है, क्योंकि राज्यों की इनकम का बड़ा रिसोर्सेज थी, तो इसलिए राज्यों के आय स्थिति को देखते हुए इनको बाहर रखा गया। इसमें अल्कोहल है, स्टाम्प संपत्ति है, विद्युत है, मूलभूत सीमा शुल्क है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये चीज़ें ये सभी आपके जीएसटी से बाहर रखी गई। तो जीएसटी में कितने टैक्सों को शामिल किया गया, तो इसमें केंद्र सरकार के भी टैक्स थे, जैसे वेट है, सेल टैक्स, मनोरंजन, बिलासता, लॉटरी, जुआ, चुंगी, खरीद, ये सभी इसमें शामिल कर लिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय उत्पाद, अतिरिक्त सीमा शुल्क, ये है सेवा कर, ये इनको रखा गया। ध्यान रखना कस्टम्स ड्यूटी को इसमें नहीं रखा गया, इनको इन दोनों को किसमें रखा गया, जीएसटी में शामिल किया। एक तो पड़ेगा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसको शामिल किया गया, किसको नहीं किया। जीएसटी के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल होती है, जो उसकी बैठक होती है, समय समय पर डिसीजन लेती है। ये एक संवैधानिक संस्था है जो 279 के अंतर्गत होती है। जीएसटी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो भारांश होता है राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व से, राज्यों की उनकी स्थिति के आधार पर उनके बैठक। इसमें क्या होता है, भारांश में क्या होता है कि 1/3 तो केंद्र सरकार का भारांश होता है, तो केंद्र सरकार का एक ही आदमी इसमें होता है, केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, और बाकी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। उनका टोटल भारांश आपको कितना होता है, 2/3। इसमें कोई डिसीजन होता है जीएसटी काउंसिल में, 3/4 से होता है, अर्थात राज्यों की सहमति केंद्र सरकार को चाहिए तभी जाकर डिसीजन हो सकता है। इसमें सदस्यों की बात करें, केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री, जो राज्यों के जो मंत्री होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं, जो राज्यों के प्रभारी होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद आता है आईजीएसटी, मैंने बता दिया, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, उनको वसूल के इनको दिया जाता है। जीएसटी आप ऑलरेडी जानते हैं। जीएसटी के संबंध में टर्मिनोलॉजी काम किया, यूपीएससी जीएसटी का क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा जीएसटी क्या है या कैसे, कब लागू किया, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतने सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। जीएसटी पूछेगा पिछले एक साल कि हर महीने में, हर क्वार्टर में जीएसटी का कलेक्शन क्या बढ़ा है, घटा है, ऐसे क्वेश्चन आ पाएंगे। तो थोड़ा डेटा रखना, उसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि जीएसटी कलेक्शन किस गति से बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट है सिन गुड्स। नॉर्मली सिन गुड्स क्या होती है, वो गुड्स होती है जिन पे सिन टैक्स लगाया जाता है, सिन टैक्स लगाया जाता है। और सिन टैक्स कौन सा टैक्स होता है, सिन टैक्स उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो समाज के लिए हानिकारक होती है, वो वस्तु और सेवाएं जो समाज के लिए हानिकारक होती है उन पे लगाया जाता है। जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं एल्कोहल भी हानिकारक होती है, गुटखा वटका वगैरह, ये सारी चीजें, तो उनको बोलते हैं सिन टैक्स की श्रेणी में। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है, सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है कि देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, पहले इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझिए। मैं इनपुट टैक्स को आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, यहाँ समझो। इसके तहत आउटपुट पर टैक्स राशि का भुगतान करते समय उनमें इनपुट में पहले से भुगतान किए गए टैक्स की राशि को घटाया जाता है और शेष राशि का भुगतान किया जाता है, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको बिस्कुट। देखो ये विनिर्माण कंपनी है और ये सेवा वाली कंपनी है, छोटा विनिर्माण कंपनी है। विनिर्माण कंपनी ने 100 रुपये का बिस्कुट बनाया, ठीक है ना, और इसकी कीमत डिसाइड करी 120 रुपये, इस पर फिर जीएसटी दिया 18%, ठीक है ना। इसके बाद इसके पास चला गया, तो इसने पूरा 18% में जीएसटी दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यानी कि इसको लगा करके मान लें इसको 20% जीएसटी मान लेते हैं, तो यानी कि ये कितना हो गया 240, ये उसकी वैल्यू कितनी हो गई 240 रुपये, 18%। अच्छा 120 इंटू 20/100 कितना हो गया, 2 गई, यानी कि आपका हो गया 24, 144। तो यहाँ इसकी कीमत कितनी हो गई 144, ठीक है। यानी कि बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने उसको होटल वाली कंपनी को कितने बेचा, उसको 144, ठीक है। और ये यहाँ की इसकी इसने बेचा इसको 100, मतलब इसके 100 रुपये की थी, ये ठीक है। अब देखो यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ जुड़ा हुआ है। अब होटल के लिए तो पूरा उसका इनपुट है, होटल की आगत है, पूरी इनपुट है। होटल ने जब होटल ने किसी व्यक्ति को, उपभोक्ता को दिया, तो वो अपनी सर्विस का भी टैक्स लगाएगा इसमें, तो वो इस पे टैक्स लगा करके इसको बेचेगा, उस पे
पहले तो उस पर वो प्रॉफिट कमाएगा 16 रुपये का, मान लें तो हो गई इसकी कीमत 160 रुपये, फिर इस पर टैक्स देगा 18%, तो हो गया कितना इसका, इतना परसेंट टैक्स। तो इसमें ये कहा गया है कि देखो इस 160 रुपये में ऑलरेडी टैक्स यहाँ इनपुट पे लगा हुआ है। तो ये होटल वाला बोलेगा कि भाई मैं 160 रुपये का 160 रुपये का मैं 18% ना दे करके मैं आपको केवल 16% का 18% दूंगा, बाकी का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लूंगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि मैंने इनपुट पे जो ऑलरेडी टैक्स, क्योंकि इनपुट से मैंने जिसने खरीदा है उसने ऑलरेडी टैक्स आपको पे कर दिया सरकार को, क्योंकि ये वाला तो ये करेगा 18, ये यहाँ से हमने बेचा, ये इसके अगर 20 रुपये, इसके 24 रुपये का टैक्स के हुए तो ये 24 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये विनिर्माण वाला भी, होटल वाला भी क्या करेगा, उस पर भी अपना जीएसटी भी पे करेगा। तो डबल पे होने के लिए होटल वाला क्लेम करेगा कि मैंने जिससे खरीदा है उसने ऑलरेडी इस पर जीएसटी क्लेम कर रखा, उसने ऑलरेडी जीएसटी पेड कर रखा है, इसलिए मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें दिया जाए। ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, होटल वाला कैसे बताएगा, क्योंकि उसके पास बिल होंगे और उन बिलों में लिखा होगा कि जिससे मैंने ये बिस्कुट खरीदा है उसने जीएसटी पेड किया है, और उन बिलों के आधार पर वो गवर्नमेंट से क्लेम करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर्कुलर ट्रेंडिंग क्या है, ये बिजनेस व्यापारी क्या करते हैं, अपने फेक बिल बना लेते हैं, फेक बिल बना के बना लेंगे। मैंने इतने 1000 करोड़ रुपए का, मान ले मैंने कोई वस्तु खरीदी 1000 करोड़ का, और उसमें मैंने जिससे खरीदा है उसने 200 करोड़ ऑलरेडी टैक्स पेड कर रखा है, तो फिर मैं क्लेम कर दूंगा 200 करोड़ अब मेरे से ना लिया जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी जिससे खरीदा है उसने उसको पे कर रखा है। सर्कुलर ट्रेंडिंग ये है कि व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा गलत तरीके से उठाया जाता है, गलत डॉक्यूमेंट देके, गलत इनवॉइस करके, उससे बोलते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक चीज ध्यान रखो, इसी से आपका जुड़ा हुआ है पूरा जीएसटी कंपनसेट। तो जीएसटी कंपनसेट में यह था कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब इस जीएसटी को लाया गया तो राज्यों को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत सारे राज्यों, जैसे महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये प्रोडक्शन, ये पहले क्या होता था, उत्पाद टैक्स जहां प्रोडक्शन होता है उस पर लगता था। जीएसटी क्या है कि वस्तु जहां बेची जाती है वहां लगता है। इससे क्या है कि अब कोई वस्तु है गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, लेकिन डिमांड उसकी यूपी में, तो यूपी में जाके बेची जाएगी, अर्थात जहां पर वस्तुओं को बेचा जाएगा तो यूपी सरकार को फायदा होगा, गुजरात को तो नुकसान हो गया। तो इस क्षतिपूर्ति को देखने के लिए उनको बहुत सारे स्टेट की बहुत सारे टैक्स इसमें शामिल हुए हैं, तो स्टेट्स की इनकम को बड़ी क्षतिपूर्ति हुई थी, इसलिए मतलब बहुत नुकसान हुआ। उस क्षतिपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी के लिए एक कंपनसेशन सेस लगाया। कंपनसेशन सेस का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, और सेस में से जो इनकम आएगी उसका कुछ हिस्सा वो राज्यों को दे देंगे। तो जीएसटी नियम 2022 क्षतिपूर्ति 1 जुलाई 2000, पहले इसको 1 जुलाई 2022 तक था 5 साल के लिए, अब इसको अगले 3 साल 4 साल और बढ़ा दिया। ये आप सभी जानते हैं कि ये 30 जून 2022 को समाप्त हो गया, लेकिन दोबारा इसको बढ़ा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो जीएसटी है उसने बढ़ा दिया, लेकिन समस्या का विस्तार राज्य जीएसटी कारण हुई हानि कारण, लेकिन ये पता नहीं लग पाया, ये तो बढ़ा दिया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी सेस लेगी, कंपनसेट सेस लेगी, लेकिन राज्यों को कब देगी इसका कोई पता नहीं लगा है। और ये जो बढ़ी हुई अवधि है क्या इसमें राज्यों को क्षतिपूर्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये नहीं पता। ठीक है, नॉर्मली सेस लगाया जाता है विलसतापूर्ण वस्तुओं में। ठीक है ना, 2017 के एक्ट में इसका प्रोविजन किया गया था कि 5 साल तक के लिए सेस लगाया जाएगा, और सेस से मिलने वाला जो कंपनसेट होगा पैसा होगा उसको हर 2 महीने में राज्यों को पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, प्री पैकेज और लेवल वस्तुओं पर जीएसटी लागू कर दिया। हाल ही में अनाज दाल ये है 25 किलो अंतर प्री पैकेज होते हैं सिंगल यूज वाले, उन पर जीएसटी शामिल कर दिया अभी। ठीक है ना, एक होता है एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी, इसको बोलते हैं एपीए। हुआ क्या था, इसको एनए लगा दो, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग एजेंसी। इसमें क्या होता है, पहले एजेंसी ध्यान रखो, 2017 में जीएसटी एक्ट के साथ साथ जीएसटी एक्ट की धारा 171 के अंतर्गत इसकी स्थापना का प्रोविजन भी किया गया। इसकी स्थापना का प्रोविजन का मतलब ये था कि इसकी स्थापना का प्रोविजन का मतलब ये था कि देखो, अगर जीएसटी काउंसिल के द्वारा मान लो टैक्स लेवे कभी कभी कम की जाए, तो क्या जो दुकानदार है वो भी कम कर रहा है, नहीं कर रहा, या विनिर्माता कम कर रहा है। जैसे मान लें
पहले पेन है कोई, वो पेन 18% की स्लैब में आ रहा था, अब वो घट करके मान लो 12% की स्लैब में आ रहा है। तो क्या अभी भी उपभोक्ताओं से 18% वसूला जा रहा है या 12% वसूला जा रहा है? एक तो उसको चेक करती है। दूसरा, मुनाफाखोरी या किसी प्रकार की घपड़ाबाजी होती है, उसको चेक करती है। तीसरा, फेक इनपुट क्रेडिट लोग लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि इनपुट का मतलब है कि आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया है, तो इनपुट टैक्स क्लेम किया है तो जिस व्यापारी से आपने वस्तु खरीदी है वो भी उस पर क्लेम कर, उसको भी वो पैसे जाना चाहिए। तो क्या उसको जा रहा है, नहीं जा रहा, या खुद ही खा के बैठा हुआ है? तो बहुत सारी जीएसटी में जो धांधली होती है उसको चेक करने वाली एक गैर गैर लाभकारी संस्था है आपकी, ठीक है ना। इसका कार्यकाल नॉर्मली 2 वर्ष का निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी समय समय पर जीएसटी काउंसिल इसका कार्यकाल है वो बढ़ाती रहती है। इसको पूरी पावर है, पहली बार में वार्निंग देगी, अगर कोई कंपनी या कोई विक्रेता अगर नहीं मानता तो उसका लाइसेंस रद्द कर देगी। अगला आता है डिजिटल टैक्स, काफी हाईलाइटेड चल रहा है डिजिटल टैक्स। तो इस पॉइंट में हमें ये 2-3 चीज याद रखनी है। तो G20 समूह कौन कौन है, डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है, ओईसीडी क्या है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, डिजिटल सर्विस टैक्स को हम समझेंगे आगे। सबसे पहले करंट के मुद्दे को समझ लेते हैं कि है क्या। हुआ क्या है कि G20 के समूह समेत G20 के समूह में शामिल भारत समेत अन्य विकासशील देश, यानी अगर G20 में अगर आप बात करें तो इसको थोड़ा सा देख लो। G20 क्या है मैं बताता हूँ। G20 एक ग्रुप है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों में या बहसगाज के मामले में, इंटरनेशनल लेवल पर जो मौद्रिक मामले होते हैं, फाइनेंशियल मामले होते हैं, कोई डिसीजन का मामला होता है, उनके लिए ये एक तरह से विकासशील देशों का एक समूह है। जो G77 में 77 विकासशील देश समूह है, उसी का ये पार्ट है और औपचारिक रूप से 1972 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स में नॉर्मली विकसित देशों की चीजें ज्यादा रखी जाती है। तो ब्रिटेन वुड्स में जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसके मंचों पर कोई भी डिसीजन होगा आप ये विकासशील देशों के हितों का रिप्रेजेंटेशन करेगी। इसमें टोटल 29 देश है, भारत इसका सदस्य शामिल है और वाशिंगटन मतलब यूएसए में इसका मुख्यालय। ध्यान रखना G20 में 24 देश नहीं है, 29 कंट्रीज शामिल है, ये विकासशील देशों का समूह है। तो अभी क्या है, इन्हीं विकासशील देशों के समूह के द्वारा डिजिटल सर्विस टैक्स पर संप्रभु वचन देने के प्रस्ताव का विरोध किया है। संप्रभु जो है वचन, उसको मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि OECD एक विकसित देशों का समूह है और ये G24 विकासशील देशों का समूह है। विकासशील देशों का हित अलग होता है, क्योंकि दोस्तों डिजिटल सर्विस टैक्स का मतलब होता है कि वो कंपनियां जो डिजिटली यहाँ से किसी देश में रेवेन्यू प्राप्त करती है। नॉर्मली क्या टैक्स का होता है कि कोई कंपनी किसी देश में फिजिकली अपियर है, उससे मिलने वाले रेवेन्यू को टैक्स देती है। लेकिन कोई कंपनी जो किसी देश में रेवेन्यू प्राप्त कर रही है, फिजिकली उसकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन डिजिटली ई-कॉमर्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, अलग अलग तरीके से वो यदि रेवेन्यू प्राप्त कर रही है, उससे प्राप्त किए गए रेवेन्यू पर टैक्स लगाना डिजिटल सर्विस टैक्स आता है। तो विकसित देशों ने यह बोला है कि भाई अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, सारी कंपनियां तो अमेरिका की है, तो इनकी सारी हेड ब्रांच अमेरिका में, इंडिया में तो इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है ना। तो ये जबकि रेवेन्यू इंडिया से कमा रही है, तो नियम के अनुसार इनका एक निश्चित परसेंटेज इंडिया को मिलना चाहिए। विकसित देशों ने बोला नहीं, क्योंकि विकसित देशों की कंपनियां हैं, उनको खुद को रेवेन्यू मिल रहा है घर बैठे, जबकि वहां से वो कमा नहीं रहे। तो इसलिए विकसित देशों ने बोला है कि डिजिटल सर्विस टैक्स को हटा दो, है ना, इसकी जगह कुछ और चीजें लागू कर दो, एक नया कर समझौता लागू कर दो, उसी पे है संप्रभु वचन। तो भारत ने संप्रभु वचन को मानने से मना कर दिया। OECD का प्रस्ताव था कि इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स जैसे आप लगा रहे हो, इनको समाप्त किया जाए और इसके अलावा हमें कुछ ग्लोबल लेवल पर अलग से टैक्स एग्रीमेंट कर सकते, ठीक है ना। इसलिए मामला चल रहा है, क्योंकि ध्यान रखना भारत और कई विकासशील देशों ने डिजिटल टैक्स लगा रहे हैं। आप सभी जानते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स मकसूद है OECD का दो जो टू पिलर प्लान है OECD का, उसके अंतर्गत 2021 में इसको तैयार किया गया था, जिसमें टू पिलर प्लान को हम देखेंगे 2021 में तैयार किया गया, जिसमें भारत ने भी सहमति दी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों के सुधार करना और अर्थव्यवस्था में डिजिटल से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना।
ये दो स्तंभ जो प्रोजेक्ट है इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पर टैक्सेशन को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको दूर करना, और दूसरा डिजिटली ट्रांजेक्शन हो रहा है इनकी चीज़ों को कैसे देखना है। इसी में OECD ने बोला कि भाई आप डिजिटल सर्विसेज टैक्स को हटाओ। तब भारत ने बोला कि नहीं भाई ये गलत बात है, हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब भारत क्यों नहीं हटा रहा? क्योंकि भारत ने बोला है कि देखो डिजिटली अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से कारोबार कर रहा है तो कारोबार से पैसा कमा रहा है, ऐसी स्थिति में उसकी वस्तुओं पर हम डिजिटली टैक्स लगाएंगे, एक तरह से ये डायरेक्ट टैक्स होगा। भारत ने 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी के आधार पर इसको शुरुआत किया। इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब है कि भाई हमारे यहाँ और भी कंपनियां पैसा कमाती है, उनको टैक्स देना पड़ता है। बाहर की घरेलू ई कॉमर्स कंपनी है, उसको टैक्स देना पड़ रहा है, और अमेरिका की विदेशी बैठी हुई कंपनी भारत में से ई कॉमर्स से पैसा कमा रही है और हमें उसको पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो भारत ने बोला गलत है, ये इक्वलाइजेशन नहीं है। इसलिए भारत ने इस पर इक्वलाइजेशन लेवी छोड़ा और बोला कि कोई भी कंपनी जो ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से या किसी प्रकार से विदेशी डिजिटल कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक जो भी है, उस पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टैक्स भी लगाया है। ऐसे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टैक्स बोलते हैं या डिजिटल टैक्स बोलते हैं। जैसे मान लो फेसबुक अपने एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रही है, यूट्यूब अपने एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहा है भारत में बड़ी मात्रा में, तो उस पर उसको डिजिटल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ये बात सही है कि फिजिकली भारत में नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बाहर से कमा रहा है। 2020 में वित्त में अधिनियम और लेके आए जिसमें बोला गया इक्वलाइजेशन लेवी 2.0 थोपी गई। ये 2.0 में ये बोला गया कि वो ई कॉमर्स कंपनियां जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करती है उनके टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 2% टैक्स उनको देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये केस में था 2.0 वाले में। और इक्वलाइजेशन 6 में क्या था, वो केवल एडवर्टाइजमेंट में था कि कोई डिजिटली आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और ये बाद में क्या कर दिया, आप ई कॉमर्स कंपनियों पे भी आपको देना पड़ेगा। तो इसका बड़ी मात्रा में विरोध किया अमेजन, फ्लिपकार्ट ने, अमेरिका ने विरोध किया, क्योंकि अमेरिका में ये है कि अगर कोई फ्लिपकार्ट कंपनी भारत में भी टैक्स दे रही है तो वो अमेरिका में क्लेम करेगी कि मैं भारत में टैक्स दे के आ गई, मैं आपको क्यों दूँ। ठीक है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के माध्यम से। तो अमेरिका विकसित देश नहीं चाहते कि ये टैक्स लगे, इसलिए विकसित देशों ने चीज़, लेकिन विकासशील देशों ने बोला है कि भाई आपकी कंपनी है, रेवेन्यू हमारे यहाँ से कमा रही है, हमारे मार्केट को इफेक्ट करती है, तो रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। यह है डिजिटल टैक्स का मामला। ठीक है, तो अमेजन जैसी कंपनियों को देना पड़ेगा जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है भारत में, उसको लेकर के। ठीक है, इसकी चुनौती ये है कि इसमें बड़ी चुनौती है कि विकसित देश कह रहे हैं, देखो इसमें चुनौती क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने में। यूरोपीय देश भी डिजिटल टैक्स के पक्ष में है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की है, तो यूरोपीय देशों ने भी डिजिटल टैक्स लगा रखा है। लेकिन यूएसए क्या कहता है कि हमें डिजिटल टैक्स की बजाय हमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मिनिमम टैक्स का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, निवेशक कैसे, जैसे भारत ने अपनी बैंक दर 15% कर दी, अमेरिका में सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स की दर, और अमेरिका में 20% है, तो सारे इन्वेस्टर भारत में आ जाएंगे। या कई देशों में टैक्स दर 10% है तो इनमें जाते हैं, कई देशों में टैक्स दर 0 है जैसे पनामा जैसे देशों में, तो सारे इन्वेस्टर वहाँ जाएंगे, सेशल्स देशों में, तो अमेरिका जैसे देशों को नुकसान होता है। तो उसने बोला कि मिनिमम टैक्स डिसाइड कर दो कि हर देश को कम से कम मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स इतना तो लेना ही पड़ेगा। इससे क्या है कि बेचारे सेशल्स पनामा को इन्वेस्ट करने ही नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ वस्तुओं की डिमांड तो होती नहीं है, वहाँ तो लोग इसलिए इन्वेस्ट करने जाते हैं कि टैक्स को बचाते हैं, इसलिए तो टैक्स ही नहीं बचेगा तो निवेश करने क्यों जाएगी। इसी कारण से अमेरिका इसका पक्ष लेता है, जबकि बहुत सारे देश इसका मना करते हैं। अमेरिका इसका मना करता है क्योंकि अमेरिका को नुकसान। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एग्रीमेंट होते समय हर देश अपने हितों को देखता है, तो ये डिस्प्यूट इसलिए था। हंगरी ने भी, हालांकि यूरोपीय जो देश है विकसित देश, तो ऑब्वियसली ग्लोबल टैक्स के समक्ष रहेंगे। ग्लोबल मिनिमम टैक्स नहीं है कि पूरे ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या कहता है कि पूरे देश में मिनिमम टैक्स रेट एक देश डिसाइड करना कि इससे ज़्यादा मिनिमम नहीं हो सकता। जैसे 15% कर दो तो 15% से कम कोई देश कॉर्पोरेट टैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे भारत ने 15% कर रखी है अभी, कई मामलों में 20% है, लेकिन सेशल्स और जैसे मान लो भारत भी, आपने अगर भारत प्रोजेक्ट करना है तो भारत बोलेगा 5% टैक्स, सारी कंपनी भारत में निवेश करने जाएगी, विदेशों से पैसा निकाल के। इसलिए दोस्तों कि ये विकसित देशों का बड़ा अलग तरीका है, तो वो मामला है, समझ गए होंगे डिजिटल टैक्स आपको क्या होता है।
ठीक, और भी 2-3 कॉन्सेप्ट उनको समझो। समझ गए? G24 समझ गए, डिजिटल टैक्स समझ गए। अब समझ लो OECD को। ये OECD क्या मामला है? OECD क्या है दोस्तों? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था OEE से, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसको बाद में OECD बोला गया। इसका उद्देश्य आपने सुना होगा मार्शल योजना। मार्शल योजना आप शीत युद्ध में पढ़ते होंगे। मार्शल योजना का मतलब है कि देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी अमेरिका, ताकि वो साम्यवादी शासन को एक्सेप्ट ना करे या संघवादी विचारधारा को नहीं रोके। तो यूएसएसआर के प्रभाव को कम करने के लिए मार्शल योजना चलाई गई थी। अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका को ये डर था कि यूरोप के देशों की स्थिति बहुत खराब हो गई है और रशिया लोगों को पैसा दे रहा है, कहीं रशिया यूएसएसआर के चक्कर में ये लोग फंस ना जाए, इसलिए उनसे बचाने के लिए इनको मार्शल योजना दे दी कि यार वहां से पैसा मत लो, हम आपको देते हैं। और उसी में आपने संगठन बना दिया। तो इससे एक बात तो क्लियर कट है कि अमेरिका की लीडरशिप में संगठन, तो ये पक्ष करेगा हमेशा अमेरिका या विकसित देशों का, इसमें गरीब देशों का कोई काम है नहीं। OECD के जो डिसीजन है विशेषकर विकसित देशों के पक्ष में थे। इसका उद्देश्य था कि बेहतर जीवन जिए जो भी इसके सदस्य देशों के लोग हैं। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं, लेकिन OECD के देशों के साथ बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट करने वाला, मतलब बड़ा सहयोगी देश है उनके साथ। ये मुख्य रूप से क्या करता है? बहुत सारे स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के आधार पर पता लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को डिसाइड करता है विकसित देशों के लिए। अब ये OECD कई ऐसे मानक बना देता है जो विकासशील देश बेचारे मना कर देते हैं। बोला यार आपकी अलग स्थिति है, हमारी अलग स्थिति है, आप ऑलरेडी पहले अचीव कर चुके हो, आप पर्यावरण के ऐसे मानक डाल दोगे कि हमारे यहाँ तो मानक फॉलो ही नहीं हो पाएंगे, तो हमारे यहाँ तो फिर कोई भी प्रोडक्ट आपके मार्केट में जा ही नहीं पाएगा। जैसे यूरोप का मार्केट भारतीय दूध को नहीं खरीदता, भारतीय सब्जी को नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि यूरोप के मार्केट का कहना है कि भारतीय जो वस्तु सब्जी है उनमें केमिकल इतने हैं कि हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता, इसलिए नहीं। अब बाहर बोलेगा कि भाई तुम हेल्थ स्टैंडर्ड की आज बात कर रहे हो, जब शुरू में आप लोगों ने भी सब्जियों को बढ़ाया था तब तो आपने केमिकल खा लिए, और आज जब हम बढ़ा रहे तो आप केमिकल खाना बंद कर रहे हो, क्योंकि आप अब बायो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे आ गए, क्योंकि आपके पास संसाधन है, तकनीक है। तो विकसित और विकासशील देशों का टकराव है, क्योंकि उनकी जरूरत अलग है, उनकी स्थिति अलग है। भारत की जरूरत अलग है, स्थिति अलग है। भारत चाहता है कि यहाँ किसानों की इनकम दुगनी हो जाए, इसलिए केमिकल बरसाओ, दवाई दो, इंजेक्शन दो, बस बस्ते उत्पादन करो। यूरोप के देश है आइसलैंड, फिनलैंड, वो है कि आदमी हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्दी है तो वो ऐसी वस्तु नहीं खाएगा, तो पैरामीटर अलग। तो भारतीय वस्तु फिनलैंड में जाके बेची नहीं जा सकती, क्योंकि उनका पैरामीटर अलग है। वो सारी वस्तुएं ब्लॉक हो जाती है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पैरामीटरों के अकॉर्डिंग नहीं बिक पाती, इसलिए बात का निर्यात वहाँ नहीं हो पाता। इसलिए विकसित देशों ने बोला कि यार आप पैरामीटर, विकासशील देशों ने बोला कि गलत तरीके से आप पैरामीटर डिसाइड करते हो, आप हमारी सिचुएशन को देखो, उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर डिसाइड करो। तो OECD भी पैरामीटर डिसाइड करती है किसके लिए? विकसित देशों के लिए। सूचकांक की अगर मैं बात करूँ तो 2 सूचकांक जारी करते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक और एक है OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। ये मुख्य रूप से OECD देशों की भी जारी करती है, उनकी इंडेक्स को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये, इसमें आपने OECD देख लिया। OECD विकसित देशों के साथ, भारत जैसे देश और विकासशील देशों के साथ भी कई एग्रीमेंट इसने कर रखे। OECD का मतलब ये था कि देखो ग्लोबल लेवल पर टैक्सेशन से लेकर के बहुत सारी समस्या है, उनका हम एक समाप्त करें। सबसे पहले समस्या है कि जो बहुत सारे देश जैसे बोलते हैं टैक्स हेवन देश, अब जैसे सेशल्स है, पनामा है, सिंगापुर जैसों में टैक्स कम है। तो भाई ये बात भी सही है कि टैक्स कम होने की वजह से जो कंपनियां होती है वो इसका मिसयूज करती है, और मिसयूज करने की वजह से टैक्स चोरी बढ़ती है। तो उस पर हमें रोक लगानी है। तो उसने 2 पिलर प्लान दिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने टैक्स प्लानिंग, यानी कि टैक्स चोरी करती है, टैक्स चोरी को रोकने के लिए OECD ने एक क्या दिया। OECD क्या करती है? वर्तमान नियम, मतलब कोई कंपनी है वो नियमों का फायदा उठाती है, कोई नियमों में कोई चोरी करती है उस तरीके से, तो OECD ने एक रणनीति लाई है कि कंपनियां किसी तरीके से कोई नियम है उसका लूपहोल्स ना निकाल। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को बताती है। टैक्स अवॉइडेंस वो प्रक्रिया होती है जिसको टैक्स चोरी नहीं कहते। टैक्स चोरी का मतलब आप इनकम कम दिखाओ, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या होती है कि आप नियमों के अकॉर्डिंग आपने इनकम पूरी दिखाई, लेकिन उस नियम में कोई कमी थी
उसका आपने फायदा उठाया, लूपहोल्स का फायदा उठाया, अपना टैक्स बचा लिया, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। है अपना प्रोसीजर से, लेकिन नियम को आपने, उस नियम का लूपहोल्स था, उसका फायदा उठा लिया। ठीक है ना। जैसे एक बड़ी अंबानी के जो इनके अंबानी, धीरू भाई अंबानी थे, धीरू अंबानी के बारे में एक बड़ी चीज़ थी कि उसमें सरकार को बहुत सारी रणनीति को बदलना पड़ा। मैं उसका एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ नॉर्मली। सरकार ने पहले एक टैक्स डिसाइड किया, कॉर्पोरेट टैक्स, और सरकार ने बोला कि आपको अपनी प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, एक निश्चित % टैक्स आपको देना पड़ेगा आपकी बुक प्रॉफिट। धीरू भाई अंबानी ने ऐसा किया कि उसकी सारी कंपनियां माइनस में कर दी, अर्थात उसने 1 रुपये में टैक्स नहीं दिया। सरकार को अपनी कमी पता लगी, सरकार ने बोला यार हम पूरे प्रॉफिट पे क्यों नहीं, हम कुछ मिनिमम डिसाइड कर दें। फिर आपका आया एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो यही उस तरीके से उसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इसी तरीके से अभी क्या करती है कि कई कंपनियां, जैसे टैक्स हेवन कंट्री है, टैक्स हेवन कंट्री जिसे मैं बोलता हूँ, मान लें आपका पनामा है, सेशल्स है, सिंगापुर है, ये कम टैक्स लेते हैं। अब क्या करते हैं कि कोई मान लें गूगल है, मान लें गूगल ही कंपनी, ठीक है, गूगल कंपनी क्या करेगी, अपनी हेडक्वार्टर पनामा में स्थापित करेगी। अब पूरा पैसा उसकी मान लो इनकम मान लो 1000 करोड़ होगी, तो यहाँ तो कोई 1% टैक्स होगा, दे देगी उसको 1 करोड़ रुपये के 10 करोड़ रुपये जो भी है दे देगी। लेकिन यही गूगल कंपनी भारत में भी स्थापित है, और भारत में टैक्स की रेट 18%। तो क्या करेगी गूगल वाली कंपनी, इस पनामा वाली ब्रांच में तो अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देगी, और भारत वाली ब्रांच में अपना माइनस ज़्यादा करवा देगी। क्यों? यहाँ से वस्तु खरीदेगी, मान लो कोई चीज़ इसने यहाँ से खरीदा, कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, उस सॉफ्टवेयर की नॉर्मल कीमत 50 रुपये, लेकिन ये खरीदेगी उसको 5000 रुपये, ठीक है। तो 5000 रुपये में खरीदेगी, इसका तो एक्सपेंडिचर हो गया माइनस, इसका वो रेवेन्यू हो गया प्लस। ऐसे बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग। जो प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए तो प्रॉफिट इसको शिफ्ट करना, इसका खर्चा दिखा दिया, इसकी इनकम दिखा दी। अब यहाँ इनकम होने के बाद में आपको टैक्स 1% देना पड़ता है, अब यहाँ खर्चा होने की वजह से आप टैक्स से बच जाएंगे। इसलिए OECD ने बोला कि टैक्स हेवन कंट्रियों के द्वारा दी जाने वाली छूट से ये प्रॉफिट शिफ्टिंग बढ़ती जाती है, प्रॉफिट को कंपनियां शिफ्ट कर देती है। उसको रोकने के लिए ही हमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स करना चाहिए। अगर मान लें पनामा में 15% होता और इंडिया में 15% होता, तो ये शिफ्टिंग हट जाती, ठीक है ना। इसलिए OECD ने अपनी 2 स्तरीय रणनीति दी है, जिसमें पहला रणनीति है कि एक तो करों की रेट को रिव्यू किया जाए। जैसे अगर कोई कंपनी $20 बिलियन से, जो कंपनी जिसका $20 बिलियन से अधिक का टर्नओवर है, उस पर 10% टैक्स लगाओ, चाहे किसी भी देश में हो, ठीक है। दूसरी बात, तो ग्लोबल एंटी बेस एरोजन मैकेनिज्म, क्योंकि मैंने बताया ना कि बेस इरोजन मैकेनिज्म, बेस इरोजन मैकेनिज्म क्या कहता है कि अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है, उसको रोकने के लिए आप मिनिमम टैक्स कर। ये बात दी आपके किसने, OECD की बात। तो दोनों इसने अच्छी दी है, क्योंकि भारत को भी नुकसान हो रहा है। भारत को नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो सेशल्स, पनामा, इनके थ्रू आता है। और इससे क्या होता है कि भारत की बहुत सारी कंपनी जो भारत में प्रॉफिट कमाती होंगी, लेकिन वो प्रॉफिट को इन कंपनियों में शिफ्ट कर देती है। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसको समझो। इसका मतलब है कि एक ही कंपनी की अलग अलग इकाइयां हैं, लेकिन जहां टैक्स कम देना पड़ रहा है वहां प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देगी, जहां टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है वहां अपना घाटा ज़्यादा दिखा देगी, इसलिए टैक्स से बच जाती है। ऐसे बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसलिए ये चीज़ आपको जाना है, वही पूरी कहानी है इसमें जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये है प्री के क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है ना। यूपीएससी के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है। तो ये बेसिकली इसके साथ साथ एक डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट भी आप हम आगे पढ़ेंगे, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट भी होता है। तो ये नॉर्मल बहुत फेमस टर्मिनोलॉजीज होती है, लेकिन ये क्वेश्चंस कहीं से आपको पूछे। अगला है जो बजट के अंतर्गत एक नई चीज जोड़ी गई है, टैक्सेशन ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट। वर्चुअल डिजिटल असेट, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं वर्चुअल डिजिटल असेट हम आगे देखेंगे। हाल ही में क्या हुआ कि CBDT जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड का वो है, तो इसने क्या है कि वर्चुअल असेट, वर्चुअल डिजिटल
असेट टैक्स लगा दिया। तो उसके बाद बोला कि जब टैक्स लगता है तो टीडीएस देना पड़ता है। टीडीएस मतलब एडवांस टैक्स की टाइप में होता है। जैसे मेरी सैलरी है मान लो, तो मेरी सैलरी में मान लो मुझे पता है कि मेरी सैलरी में 1 लाख रुपये मुझे टैक्स बनेगा, तो मैं हर महीने 10,000 रुपये टीडीएस कटवा दूंगा, ठीक है ना। तो टीडीएस मतलब वो होता है कि आपका टैक्स का प्रिजम्पशन किया जाता है, उसके बाद एक निश्चित अनुपात आपसे पहले से ही काटा जाता है। तो सीवीडीटी ने बोला है कि जो जितने भी वर्चुअल डिजिटल असेट है उन पे टीडीएस आप लागू करो इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार। अर्थात अगर कोई कंपनी कोई वर्चुअल ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पर 1% का टीडीएस लगा, ठीक है। 10,000 के ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस। और निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 प्रतिवर्ष 50,000, मतलब मैक्सिमम 50,000 हो जाएगी। जैसे आपको पता है आपको पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है जो जॉइंट फैमिली होती है उनकी इनकम को एक माना जाता है, ठीक है ना। जिन्हें आईटी इनको ऑडिट करवाना पड़ता है हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक तो होता है आपका इंडिविजुअल पैन नंबर, एक होता है आपका HUF का पैन नंबर। HUF का मतलब है कि आपकी पूरी जो परिवार की जो इनकम है जॉइंट है, उसी के आधार पर उसकी अलग टैक्स स्लैब होती है HUF की, उसी के आधार पर आपको चीज़ें देनी पड़ती है। तो टीडीएस देना पड़ेगा इस पे वर्चुअल असेट। क्यों? क्योंकि वर्चुअल डिजिटल असेट पे इनकम टैक्स चालू कर दिया है, वो हम आगे बताएं। सबसे पहले देख रहे हैं कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां क्या है। आप सभी जानते हैं कि इनको जो वित्त विधेयक 2022 का बजट के बाद आया है उसमें इनकम टैक्स की धारा 1961 के अंतर्गत इनको डिफाइन किया गया कि कोई भी कंपनी जो कोई भी ऐसी चीज जो क्रिप्टोग्राफी के तरीके से सूचना संख्या टोकन आदि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारतीय मुद्रा नहीं ना ही विदेशी मुद्रा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसका ट्रांसफर ट्रेडिंग व्यापार स्टोर सब किया जा सकता है, वो सारी असेट आपकी वर्चुअल डिजिटल असेट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एनएफटी या क्रिप्टो। इसमें क्रिप्टो करेंसी भी होंगी, इसमें टोकन सिस्टम भी होगा, इसमें आपकी इंटरमीडिएटरी शेयर होंगे, ई बुक्स होंगी, प्रोमोशनल करेंसीज होंगी। तो वो सारी चीज़ें डिजिटल में आएंगी। डिजिटल यह मूल्य का एक डिजिटल स्वरूप है जिसका लेन देन किसी प्रतिबल के बदले बिना किया जा सकता है। डिजिटल का मतलब आप सभी जानते हैं, डिजिटल का मतलब यह है कि आपके कोई वर्चुअल अकाउंट पैसा है आपने ट्रांसफर किया दूसरे में चला गया, आपकी क्रिप्टो है वर्चुअल की आपने ट्रांसफर किया, फिजिकली आपको कुछ नहीं देना, तो वो है डिजिटल। उस डिजिटल पूरी वर्चुअल जिसे हम वर्चुअल बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल, उसमें पूरा पे क्या लगेगा टैक्स लगाना इंडिया ने चालू किया। जिसमें आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी जुड़े, आप सभी जानते हैं कि आरबीआई हालांकि क्रिप्टो करेंसी को सही नहीं मान रही, इन चीज़ों को सही नहीं मान रही, अलग बात है, लेकिन अभी भी जो वर्चुअल ट्रांजेक्शन होगी उसमें टैक्स लगाएगा। क्या टैक्स लगाएगा? ट्रांजेक्शन पे 30% की टैक्स लगेगी। किसी नुकसान को इसमें नहीं दिखाया जाएगा, किसी प्रकार कटौती की अनुमति नहीं होगी। आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उस पर एक टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसमें वर्चुअल डिजिटल पर्सन में उपहार के रूप में होती है तो भी उसको कर देना पड़ेगा। लोग कई बार गिफ्ट वगैरह दे देते हैं तो वो भी आपको चीज़ें इसमें टैक्स देनी पड़ेगी। वर्चुअल डिजिटल असेट को रेगुलेट करने के लिए कई एक्ट भी हैं। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 आया था, जैसे आपने सुना होगा क्रिप्टो के माध्यम से आज पैसा लगाओ कल डबल, परसों ट्रिपल, है ना। या ये अभी चल रहा है आपका आईपीएल वाला 11 पे, मतलब 11 की टीम 11 बनाओ, टीम 11 बना के पैसे कमाओ, उसने 1 करोड़ रुपये कमाओ। तो सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में बोला कि गलत तरीके के विज्ञापन नहीं देने, इसलिए आप चीज ध्यान रखना, हर विज्ञापन के पीछे एक चीज लिखी होती है। कोई विज्ञापन होगा ना, जैसे ऑनलाइन आपको सट्टा लगाना है, ऑनलाइन गेमिंग करनी है, कुछ भी करना है, वो ऐड को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, लेकिन उसकी कंडीशन से उसको बहुत स्पीड से बोलेगा, क्योंकि कंडीशन उसको मजबूरी में बोली जानी है, इस एक्ट ने उसको अनुमति, एक्ट ने उसको बाध्यकारी कर दी। इसलिए आप देखना कि जब भी ऐड आते हैं आपके टीम 11 के, तो नीचे लिखा हुआ है कि इसमें सारी टर्म कंडीशंस हैं, ये अप्लाई होंगी, जो खेलने वाला है वो खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है। लेकिन उसको बोलते किस तरीके से? चुपचाप से, ठीक है ना। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण एक्ट ये कहता है कि अगर कोई विज्ञापन आपने ऐसा दिया है जो उपभोक्ताओं को भ्रामक करता है तो कोई उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। डिजिटली विज्ञापन ज़्यादा चलने लग गया आजकल, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण एक्ट में डिजिटली विज्ञापन को शामिल कर दिया। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भी आजकल विज्ञापन जो डिजिटली विज्ञापन है, जैसे क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, इनके प्रचार प्रसार को लेकर के जो विज्ञापन है उसको भी रेगुलेट करती है।
आप जानते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एक स्वैच्छिक विनियामक संस्था है, 1984 में की गई थी, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। इसकी ये समय समय पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है ना। केवल टेलीविजन नेटवर्क केवल सेवाओं द्वारा सही विज्ञापनों के लिए इसने ASCI ने कोडिंग कर रखी है। केबल टीवी जो देती है आपको, जी सिनेमा देखिए, जी टीवी देखिए, और 50 तरह के चैनल देखिए, उन पर जो ऐड आता है वो सारे ऐडों पे एक्ट लागू होता है। ठीक है। इसके बाद डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि देखो, ये बात एक अच्छी चीज़ है कि डिजिटल करेंसी से सबसे अच्छा फायदा होगा कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। लोगों का ये मानना है कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है नॉर्मली डॉलर में किया जाता है, क्योंकि डॉलर एक फिजिकल करेंसी है। लेकिन यदि हमें अगर डिजिटल करेंसी हम चला देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात में डॉलर की मात्रा को कम कर देंगे। हम डायरेक्टली डिजिटल चीज चेंज कर, अब अमेरिका किसी वस्तु को, हमने कोई वस्तु खरीदने ले यार क्रिप्टो, अब क्रिप्टो अमेरिका में चलेगी, हमारे यहाँ चलेगी, क्या फर्क। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस जिसमें ग्लोबल सिस्टम के अंतर्गत आयात निर्यात से डॉलर के इफेक्ट को कम करना, डॉलर के उसको कम करना। अभी चीन और रशिया ने एग्रीमेंट किया कि आपस में हम डॉलर के बिना अभी वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात करेंगे। भारत ईरान ने कर रखा है, ऐसे बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। एक्चुअली में इसका कहानी क्या आई, ये बोला जाता है कि दुनिया में डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन का मतलब डॉलर का आयात निर्यात में भागीदारी कम करना, लेकिन अभी तक दुनिया डॉलराइजेशन में है। आप सभी जानते हैं कि हम आयात निर्यात ज्यादातर दुनिया डॉलर में करते हैं। डॉलर एक यूनिवर्सल रूप से एक्सेप्टेंस वाली करेंसी, हर देश उसको एक्सेप्ट करता है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक कारण था अमेरिका की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके आसपास ऐसा कोई पड़ोसी नहीं जिससे उसको खतरा हो, जिसके साथ उसको युद्ध करना हो, इसलिए अमेरिका लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से अपना विकास करता रहा। उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत हो गई कि दुनिया की सबसे स्थायी इकोनॉमी हो गई। सबसे स्थायी हो गई तो उसकी सबसे स्थायी करेंसी हो गई। अब जो करेंसी दुनिया की सबसे स्थायी होती है उसी का लोग आयात निर्यात करने की सोचते हैं। चीन की करेंसी करने लगा, आज चीन करेंसी $1 बराबर 20 है, कल के चीन ने घटा कर 40 कर दी, बर्बाद हो जाएगा आदमी। इसलिए डॉलर दुनिया की सबसे स्थायी करेंसी थी, इसलिए दुनिया में डॉलर का इफेक्ट बना और इसी प्रक्रिया को बोला गया डॉलराइजेशन। उसी को अब आपको पता है, अब विकल्प आ गए। अब दुनिया में और करेंसी भी मजबूत होने लग गई। अब इंडिया करेंसी मजबूत होने लग गई, अब मतलब रशिया, चीन, अब ये जा रहे हैं डी डॉलराइजेशन। क्योंकि डॉलराइजेशन में कोई देश आयात निर्यात कर रहा था तो उसको अमेरिका के डॉलर की कंडीशंस फॉलो करनी पड़ रही थी। अगर मान लें एक्स देश पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया तो डॉलर का उपयोग नहीं कर पाएगा, तो आयात निर्यात कैसे? जैसे हमारा ईरान के साथ हुआ था, ईरान के साथ अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, तो फिर भारत ने बोला अमेरिका को छोड़ो यार साइड में, ईरान से बोलेंगे तू हमारा चीज़ रुपया में ले ले, हम तेरी मुद्रा में ले लेंगे, खत्म करो डॉलर का मामला। तो डी डॉलराइजेशन वही चीज़ है। ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ है। ये वर्चुअल असेट्स, डिजिटल असेट, आप सभी जानते हैं कि अत्यधिक जोखिम भरी होती है। इसको सबसे बड़ी बात है कि इनमें कोई रेगुलेटर नहीं। दूसरी बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि विकसित देश तो ये कह रहे हैं कि इसे डी डॉलराइजेशन बढ़ेगा क्योंकि वर्चुअल करेंसी हो जाएगी, लेकिन भारत जैसे देशों का ये कहना है कि एक्चुअली में इससे ही डॉलराइजेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो RBI है उसका मानना ये है कि क्रिप्टो करेंसी है या बहुत सारी करेंसी है, लेकिन ये करेंसियों को या डिजिटल करेंसियों को कन्वर्जिंग के लिए कोई जब इनको फिजिकली निकालेगा, इन करेंसियों को रुपये में कन्वर्ट करवाएगा बाद में, तो वो डॉलर का ही यूज करेगा, क्योंकि इनका अभी तक जो बेस्ड है वो अमेरिका के आधार पर बना हुआ है। तो लोकप्रियता अमेरिका के डॉलर के आधार पर ही होगी। इसके अलावा इन पे कोई रेगुलेटरिंग नहीं है। तो ऑनलाइन रूप से कोई स्मगलिंग कर रहा है, ऑनलाइन रूप से कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई दवाएं बेच रहा है, कोई सेक्स रॉकेट चल रहा है, कुछ भी चला रहा है, कुछ भी। उस इसमें क्या है कि ना तो रुपये की जरूरत है, तो कुछ रुपये की जरूरत नहीं है, ना तो किसी प्रकार का कोई बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो अपने हिसाब से ऑनलाइन करता रहेगा और इन चीज़ों की ट्रेडिंग करता रहेगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने की चांस रहेगी, क्योंकि इस मुद्रा को, डिजिटल असेट को आप रेगुलेट नहीं कर। ठीक है। तो ये हो गया। अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू, आप सभी जानते हैं नॉन टैक्स यानी अन्य तरीके से रेवेन्यू, जैसे मान लें
सरकार है वो राज्य और रेलवे को लोन देती है, उससे इंटरेस्ट मिलता है, वो इसका रेवेन्यू हो गया। पब्लिक सेक्टर की जितनी भी सरकार की कंपनियां हैं उनसे इंटरेस्ट मतलब उससे प्रॉफिट मिलता है, वो उसका। इसके अलावा परिसंपत्ति मुद्रीकरण, विनिवेश और निजीकरण, यानी कि सरकार कोई असेट है उसको बेच करके या उससे पैसा मिलता है, निजीकरण करके उसको पैसा मिलता है, ये उसका गैर कर रेवेन्यू होता है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के चरण, यानी कि सरकार की असेट को कन्वर्ट करना पैसे के रूप में, इसके लिए सरकार ने काम किया है। आप सभी जानते हैं सरकार के पास जमीन की कोई कमी नहीं है, बिल्डिंग्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारी करंट सरकार ने क्या किया, इसी से पैसा कमाना चालू किया, इसी से रेवेन्यू जनरेट चालू किया। तो इसके लिए समय समय पर लेकर कई आए। एक सबसे पहले एक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम निगम बनाया, ये एक सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी को एक जिम्मेदारी सौंपी भाई कि जितनी भी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की, ऑफिस की, सरकारी जो कंपनी या तो बंद हो रही है या चल रही है, उसकी जितनी भी भूमि है उसको तू देख, और देखने के बाद उसको या तो किसी को किराए पर दे दे, उसमें बिल्डिंग बनवा दें, कोई कॉम्प्लेक्स बनवा दें, ताकि उससे रुपये मिल जा सके। तो वो है राष्ट्रीय भूमि वनीकरण मुद्रीकरण निगम। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं। इसमें सरकार ने लगा कि भाई जो हमारे असेट है उसका 6 लाख करोड़ रुपए हमें मिलने चाहिए, नीति आयोग द्वारा विकसित की गई। अब असेट आपकी क्या है, वो लैंड है, आपकी रेलवे की प्रॉपर्टी, इनकी असेट है, इन्हीं को बेच करके आप वो करोगे, तो यहाँ से आप पैसा कमा रहे हो। राष्ट्रीय विनिवेश का वैकल्पिक तंत्र, ये डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसमें आप क्या करोगे, सरकारी कोई पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज उसको बेचोगे। और रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप सरकार की हिस्सेदारी की वृद्धि पे पूरी, जहां सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो जाती है। स्टेट के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है उनका निजीकरण, केंद्र सरकार ने 2023 के बजट में बोला है कि स्टेट से क्या है कि लाइजिंग में मतलब एक तरह से बार्गेनिंग सही नहीं होती, हम उनकी बार्गेनिंग करेंगे, हम उनको बेचेंगे, लेकिन सारी पैसा उन्हीं को दे देंगे, 100% पैसा हम उन्हीं को दे देंगे। वो इसमें रणनीतिक विनिवेश आप सभी जानते हैं कि जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी पूरी बेच देती है, उसे बोलते हैं रणनीतिक विनिवेश। की कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आने वाला ये चीज। एक चीज होती है ट्विन डेफिशिएट प्रॉब्लम, तो एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम अलग होती है, ट्विन डेफिशिएट प्रॉब्लम अलग होती है। उसको नाम दिया जाता है, एक होती है ड्यूअल बैलेंस शीट प्रॉब्लम, और ये है आपकी ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। इन दोनों को थोड़ा समझो। जो ड्यूअल बैलेंस शीट का प्रॉब्लम होता है नॉर्मली कि एक बैंक है, इसने किसी कंपनी को पैसा दिया, कंपनी, तो बैंक ने पैसा दिया तो बैंक का तो हो गया एनपी, कंपनी इसको चुका नहीं पाएगी क्योंकि अपनी खुद ही घाटे में। तो एक घाटा कंपनी का, तो कंपनी की बैलेंस शीट खराब, एक बैंक का घाटा, बैंक की बैलेंस शीट खराब। बैंक की बैलेंस शीट खराब होने की वजह से वो नया किसी को लोन नहीं दे पाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट खराब होने की वजह से नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, दोनों तरह से धप्पा लग जाएगा। जब तक कंपनी नया इन्वेस्ट नहीं करेगी, उसको लाभ नहीं मिलेगा, तो बैंक का लोन नहीं चुकाएगा, जब तक वो बैंक का लोन नहीं चुकाएगा, बैंक नए आदमी को लोन नहीं देगा। तो इसी सिस्टम को, इसी समस्या बोलते हैं ड्यूअल बैलेंस शीट। अब आते हैं आपके ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ट्विन डेफिसिट का मतलब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और आपका फिजिकल डेफिसिट दोनों एक साथ। नॉर्मली हमेशा ये दोनों एक साथ होते ही हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये दोनों एक साथ बढ़े तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है, यदि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ा है, ठीक है, इसका मतलब आपने वस्तु आयात ज़्यादा की है, आयात किए तो आयात की वजह से वस्तु महंगी है, महंगी है, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा तो महंगा नहीं बेच पाएगी, सब्सिडी देगी सरकार की उधारी बढ़ेगी, इसलिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट इसका मतलब कि आप निवेश नहीं करोगे, ज़्यादा निवेश नहीं करोगे तो आयात ज़्यादा करोगे, तो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, इसलिए दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में बोला है कि भारत में ऊंची कीमत और बढ़ती सब्सिडी की वजह से भारत में दोहरे घाटे की समस्या है, क्योंकि कीमतें ऊंची होंगी तो वस्तु आयात करनी पड़ेगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, कीमतें ऊंची होंगी तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, इसकी वजह से आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, और ये समस्या आपकी हमेशा बनी रहेगी। इसी को बोलते हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। देखो ये देखो आपका थोड़ा सा फ्लो देखो, ये हमेशा बना है, साल दर साल संघ सरकार घाटे की प्रति राजकोषीय घाटे, देखो समीकरण की सहायता, देखो ये आपका ये वाला है आपका राजकोषीय घाटा, ये इतना पहुंचा, ठीक है ना। उसके बाद ये है आपका प्राथमिक प्राइमरी घाटा, ठीक है नहीं, तो प्राइमरी घाटे के बारे में बताइए, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चीज ठीक है।
अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या है, प्राइमरी घाटा क्या है, ये सारा दोस्तों बेसिक का पार्ट है, ठीक है ना। अगर नहीं आए आप लोगों को समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ये छोटी सी चीज़ है, इनको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी इस बहुत बड़ी इकोनॉमी की, लेकिन इकोनॉमी के 50 पेज तक समझने की चीज़ें, फिर हम फास्ट से निकलेंगे। एकल नोडल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड एंड सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड बनाए। आप सभी जानते हैं कि एक PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ये ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है। जितना भी गवर्नमेंट का किसी की सैलरी हो, किसी का DBT ट्रांजेक्शन हो, ये सारे इसी के थ्रू होते हैं। इसमें पूरा डेटा अवेलेबल होता है, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो अभी उसी के द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया गया है। डैशबोर्ड मतलब रिपोर्ट जनरेट करेगा, दिखाएगा, उसे बोला है सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इससे क्या है कि ये बता देगा कि केंद्र मतलब एक डेटा बता देगा केंद्र प्रायोजित योजना में कितना खर्चा हुआ है, DBT में कितना है, इस तो एक डैशबोर्ड डेवलप करेगा, उससे आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। तो उसी के अंतर्गत ये सुधार का हिस्सा है। ये एक वेब मतलब एक तरह से 2021 में ये सुधार करना चाह रहे थे, तो उसका हिस्सा है। PFMS आप जानते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो लेखा महानिदेशक कार्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। ये सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। SNA मॉडल आप सभी जानते हैं, राज्य को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना कितने आवश्यकता होती है कि वो SNA वाणिज्य बैंकों से जाए। इसमें यह सिंगल में राज्यों को बताना होगा कि हम किससे उधारी ले रहे हैं, कितनी उधारी ले रहे हैं। तो इस मॉडल के अंतर्गत राज्यों को प्रत्येक केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए SNA में अधिसूचित करने की आवश्यकता है। वो डेटा देगा SNA में, तो डेटा रिफ्लेक्ट होगा। SNA एक वाणिज्यिक बैंक में विशेष रूप से खाता खोलेगा। इसी खाते में विशेष केंद्र, अब SNA का क्या है, एक अकाउंट खोलेगा। अकाउंट के अंदर का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को जो पैसा देगा उसमें जाएगा, तो पूरी वॉच होगी। SNA क्या है कि एक सिंगल नोडल एजेंसी के रूप में इसको डेवलप किया। अगला है भारत के बाह्य ऋणों की अगर हम बात करें तो देखो, आपको पता है कि सरकार की उधारियां दो तरीके से होती हैं। एक होती है आंतरिक ऋण, ठीक होती है बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण मतलब घरेलू रूप से ऋण लिए गए हों, बाह्य ऋण यानी कि बाहर मतलब विदेशों से लिए गए। अब विदेशों से ऋण लिए गए, कंपनी से हो सकता है, किसी देश से हो सकता है, किसी तरह से। लेकिन बाहर से लिए गया ऋण बड़ी समस्या करता है। जैसे मान लें आपने 2010 में भारत ने किसी ने $1,000 इन्वेस्ट रुपये लिए, उस समय डॉलर की कीमत थी 40,000 रुपये, मतलब 40 रुपये। तो 10,000 का मतलब टोटल कितना हो गया उसका, 4 लाख रुपये उसको देने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट। लेकिन आज वो उसको चुकाएगा, आज आपका डॉलर की कीमत हो गई 90 रुपये, तो आज उसको कितना चुकाना पड़ेगा, आपके 90 लाख। तो मतलब उसका इतना नुकसान हो जाता है इसमें बहुत ज़्यादा। इसलिए बाह्य उधारियाँ रिस्क ज़्यादा करती है। सेकंड चीज, बाह्य उधारियों का एक खतरा और रहता है। जैसे अगर आपने बाह्य उधारी ले रखी है, अब बाह्य उधारी में तो क्या है कि अगर मान लें अमेरिका के फेडरल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी, तो इन्वेस्टर अपना पैसा हमसे लेके भाग गए। इसलिए बाह्य उधारी की बात है, तो भारत में बाह्य उधारी की सही बात है कि भारत में टोटल इंटरेस्ट का बाह्य उधारी केवल 4-5% है, बहुत कम है। हमारी ज्यादातर आंतरिक उधारी, एक अच्छी बात है। लेकिन ये बोला गया कि 2021 से 2022 के बीच में हमने विदेशी लोन में परसेंटेज बढ़ाया हमारा, हमने ज़्यादा लिया है पिछले वर्ष की तुलना में। और बाह्य उधारी में एक बात यह है, जिस मुद्रा में लिया उसी में चुकाना पड़ता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बाह्य उधारी डॉलर में है, हमने डॉलर के रूप में वो लोन ज़्यादा ले रखा है। टॉबिन टैक्स, एक टैक्स लगाया जा रहा है नॉर्मली स्पोर्ट करेंसी कन्वर्जन। स्पोर्ट करेंसी कन्वर्जन का मतलब है कि आप करेंसी कन्वर्जन इसी तरीके से कर सको, उस इसी तरीके से आपका, जैसे आप शॉर्ट कालीन कन्वर्जन के लिए, तो इसमें क्या है कि टॉबिन टैक्स लगाया गया है ताकि आप स्पोर्ट करेंसी कन्वर्जन बहुत जल्दी से ना कर सकें, ताकि आप अल्पकालीन सट्टेबाजी में इन्वेस्ट ना कर सकें। क्योंकि अमेरिका में कोई सट्टा लगाएगा भारत का व्यक्ति, उसको डॉलर में लेना पड़ेगा, वो तुरंत उसको ऑन द स्पॉट कन्वर्जन कराएगा। ऑन द स्पॉट कन्वर्जन में क्या है कि टॉबिन टैक्स देना पड़ेगा। पहले $1 उसको 80 का मिल रहा, 85 का मिलेगा, उसका ₹5 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो ज़्यादा नहीं खेल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो स्पोर्ट करेंसी, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, कहीं पे जाते हो, तो वहाँ पर क्या है कि आप तुरंत करेंसी को कन्वर्ट कर पाते हो, तो उसका कुछ छू आपको वो देना पड़ता है, तो उसमें ये टैक्स लगा दिया आपका, टोबिन टैक्स, तो आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। विंडफॉल टैक्स आप सभी जानते हैं, विंडफॉल टैक्स मुख्य रूप से ऐसे उन पे लगाया जाता है नॉर्मली। ये टैक्स जो मुख्य रूप से ऐसी चीज़ जो इसके अंदर मुख्य रूप से ये टैक्स उन पे लगाया जाता है जो गलत तरीके से किसी ने प्रॉफिट कमाया उस पर।
तो केंद्र ने कच्चे तेल के उत्पादकों को विंडफॉल टैक्स में कटौती की है, साथ ही पेट्रोल निर्यात लेवी को भी समाप्त किया है। विंडफॉल टैक्स एक कंपनी पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक बार की कर है। ये नॉर्मली अनएक्सपेक्टेड टैक्स पर लगाया जाता है, विशेष रूप से गलत तरीके से लाभ कमाने के लिए जनहित से जुड़े उद्देश्यों पर वसूला जाता है। केंद्र तेल की बढ़ती कीमत में क्या हुआ कि जब तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ती हुई तो कंपनियों को ऑब्वियसली कम कॉस्ट पे खरीदना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसने लीटर में पेट्रोल बेच रही थी, सरकार ने उन पर टैक्स लगा दिया विंडफॉल। बोला कि बेटा प्रॉफिट कितना कमाओगे, इस अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट में हम टैक्स लगाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ही तेल की कीमतें बढ़ गई है, तो प्रॉफिट तो वैसे ही घट गया कंपनियों का, तो हटा दिया सरकार। एक होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। नॉर्मली जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल दुरुपयोग रोकने का एक तरीका है। अधिकारियों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो जैसे क्या होता है, इंडिया में इनकम टैक्स की अधिकारी और विदेश में इनकम टैक्स अधिकारी बीच में नॉर्मली इसको एग्रीमेंट किया जाता है कि भाई कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं कर पाए गैर कानूनी तरीके से, है ना, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दो, हम भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे उसको। भारत ने कहा की शुरुआत पहले से, इससे पहले लेन देन के लिए न्यायिक निर्णय, ट्रांसफर प्रॉफिट विनियम सहित ये सार की मदद की जाती थी। तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर का एक तरीका। आयकर अधिनियम 1961 में 1 अप्रैल 2007 से लागू है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस वर्ष में अंतिम उपाय प्रावधान किया, गैर कानूनी प्रथाओं को रोकने के लिए इसको लागू किया गया। टीडीएस पर सीबीडीटी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि टीडीएस करता ही है। तो सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है, उसके द्वारा टीडीएस के दिए दिशा निर्देश दिए गए। टीडीएस में दिशा निर्देश ये दिया गया है कि जो बजट 2022-23 के अंतर्गत आयकर की एक 194 धारा जोड़ी गई है। इसके अनुसार एक व्यक्ति अगर 26,000 रुपये से अधिक का लाभ लाता है तो उसको 10% टीडीएस देना ही पड़ेगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट बोल दिया है कि अस्पतालों में कार्यरत रहने वाली दवाओं पर निःशुल्क नमूने से प्राप्त होने वाले डॉक्टरों के लिए अस्पताल में निःशुल्क नमूनों के विवरण पर भी लागू होगा। जो फ्री में उनको विवरण देना पड़ता है, ठीक है ना, उस पर कोई टैक्स मिलता है या प्रॉफिट कम मिलता है, उसको भी उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये थोड़ा टैक्स देख लें, सरकार टैक्स कैसे कलेक्ट करती है। 28 सबसे ज़्यादा जीएसटी से आता है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स इनकम टैक्स से आता है, और इसके बाद आपका संघीय टैक्स से आता है। ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना भाई, परी के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका। इसके बाद आता है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्या होता है, दो देशों के बीच में होता है नॉर्मली, एक्स और देश बाई देश के बीच में। जैसे उसमें क्या होता है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में कोई कंपनी है और वो कोई कंपनी, कोई व्यक्ति, कुछ भी है, तो इसमें क्या होता है पहले मैं आपको बताऊँ, डबल टैक्स ना दे दें, तो उसी के लिए एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, भाई इससे डबल टैक्स ना लिया जाए, उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। तो हाल ही में भारतीय अपीलेट अथॉरिटी है इनकम टैक्स की, उसने गूगल इंडिया द्वारा गूगल आयरलैंड की इकाई को किया गया भुगतान की रॉयल्टी नहीं की। बोला है कि गूगल इंडिया यानी कि गूगल की वो ब्रांच जो इंडिया में है और गूगल की वो ब्रांच जो आयरलैंड में है, तो गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलैंड ब्रांच को जो पेमेंट किया गया है उसकी रॉयल्टी नहीं है, इसलिए विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन नहीं। ठीक है ना, यानी कि गूगल इंडिया द्वारा गूगल की आयरलैंड इकाई को किया गया भुगतान रॉयल्टी में नहीं आएगा। रॉयल्टी में आने वाले भुगतान को विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन रखा जाता है। रॉयल्टी आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने बुक छापी है और मेरी बुक को आप बुक सेलर यूज कर रहा है, कोई बेच रहा है दुकानदार, तो मुझे एक निश्चित परसेंटेज वो क्या देगा अपना, उस पर मुझे इनकम दे देगा, पैसे दे देगा, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। किसी भी एसेट को उसकी परिसंपत्ति के रूप में स्वामी को चुकाया जाता है एक हिस्सा, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी भारत में एक इनकम टैक्स के रूप में है। ये विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, नॉर्मली किराया, कमीशन, पैसे और सेवाओं के भुगतान करते समय कर को रोका जाता है। जैसे नॉर्मली कोई पेशेवर से प्रोफेशनल कोई सर्विस करवा रहा है तो उसको टैक्स तो देना है, लेकिन उसका टैक्स वो होल्ड करके रखता है, जब वो सर्विस ले लेगा उसके बाद उसको पे कर देगा। ठीक है ना, तो इसमें ये बोला है इनकम टैक्स की धारा 994 कहती है कि किसी भी व्यक्ति जो एनआरआई है को भुगतान करता है तो उसमें कर का भुगतान करते समय उस व्यक्ति का दायित्व होगा। जैसे मान लें अगर गूगल इंडिया की है, अब ये गूगल आयरलैंड को पेमेंट कर रहा है, तो कर का भुगतान करने वाला गूगल इंडिया है, तो टैक्स के लिए खुद इंडिया वाला ये जिम्मेदार होगा। ठीक है ना, तो अगर मान लें मैं बाहर पैसा भेजता हूँ तो पैसा भेजने वाले व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे भुगतानों पर दोहरे कराधान से बचाव समझौता बहुत जरूरी है। तो भारत ने किसी देश के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, दोहरा एग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या है कि स्रोत देश के साथ साथ निवास देश वाले भी
और जो आपने दोहरा कमाने में बच जाते हैं। इसमें क्या है कि बहुत अच्छी, जैसे मान लो होता क्या है, कैसे, जैसे एक्स कंपनी है, इसकी एक शाखा इंडिया में है और एक शाखा इसकी मान लें स्विस में। इंडिया का ही मालिक है, मालिक इंडिया का रहने वाला है, ठीक है, लेकिन इसकी कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में, स्विस में। अभी स्विस में जब इसकी कंपनी लगी थी, प्राप्त होने वाले जो इनकम होगी उसको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में उसकी सालाना इनकम में देखेगी हाँ उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो डबल टैक्सेशन हो गया। इसलिए दोनों देश एग्रीमेंट कर लेते हैं, स्विस से बाहर बोलेगा आप किस लेवल पे इसको टैक्स ले रहे हैं, ताकि जिस चीज़ पे आप ले रहे हैं उस चीज़ पे हम टैक्स ले लेंगे। तो डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए नॉर्मली कस्टमर को या कोई कंपनी के मालिक को जिसकी ब्रांच दो जगह है ना, तो करदाता को दो तरह की चीज़ों से डबल टैक्सेशन बढ़ाने के लिए और डबल टैक्सेशन एक्सपेरिमेंट होता है। इसके बाद आता है निवासियों के लिए सामान्य रूप से निवासी नहीं, निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं, इनकम टैक्स ने एक नई परिभाषा दी है। नॉर्मली एनआरआई होते हैं जो 180 दिन से अधिक समय तक भारत से बाहर रहते हैं, उनको हम नॉन रेजिडेंस बोलते हैं। लेकिन निवासी लेकिन नहीं निवासी इनकम टैक्स ने किसको माना है, क्योंकि इनकम टैक्स ने वो माना है कि जो व्यक्ति 120 दिनों से लेकर के 142 दिनों से कम, 120 से अधिक और 182 दिन तक अगर इस ड्यूरेशन में बाहर रह रहा है तो उसको हम मानेंगे निवासी लेकिन सामान्य निवासी। सामान्य निवासी तो हो गया 120 से कम वाला, 180 वाला कम वाला तो हो गया आपका एनआरआई नॉन रेजिडेंट। अगर कोई व्यक्ति 182 दिनों से अधिक समय तक बाहर रहता है तो एनआरआई हो जाएगा। लेकिन 120 से और 182 दिनों के बीच में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो निवासी लेकिन सामान्य से निवासी नहीं माना जाएगा। इसके अंतर्गत इनकम टैक्स उस पर क्या है, 15 लाख रुपए से अधिक अर्जित करेगा। और दूसरा, भारत में वो अपनी परिसंपत्ति से 15 लाख रुपए से अर्जित अधिक आय करता है उसकी असेट पर, तो वो क्या करेगा, निवासी की श्रेणी में नहीं है। इसमें आएगा RNOR। दो कंडीशन है, पहली बार उसकी बाहर रहने की अवधि 120 से 182 दिन के बीच में हो, और दूसरी बात वो 15 लाख से अधिक भारत से इनकम ले रहा हो। EPCZ प्राधिकरण पत्र का धारक तीसरे पक्ष के माध्यम से निर्यात कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो पता नहीं, इसको छोड़ो, इसमें कोई काम नहीं। सूचना का स्वतः आदान प्रदान, ध्यान रखना दो देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई आप कुछ हमारे अगर कोई आपके कुछ डेटा है तो आप हमें शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार के एक एग्रीमेंट भारतीय RBI के द्वारा स्विस के अंतर्गत भारतीय RBI ने स्विस बैंक के साथ किया गया था, और ये बोला स्विस बैंक उसके बाद हमें डेटा देता है, और स्विस बैंक ने बोला कि सबसे ज़्यादा 2021 में भारतीयों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, और वो इसके बारे में भारत सरकार को जानकारी देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मतलब मुझे लगता है 10-12 पेज ही पढ़ पाए हम पूरे 2 घंटे में। लेकिन ये 10-12 पेजों से इतनी गारंटी कि हमको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली हो सकते हैं, बट ये 10-12 पेज आपका सपोर्ट जरूर। तो समझने की चीज़ इन्हीं में थी, बाकी थोड़ा सा समझने की चीज़ यहाँ ज़्यादा नहीं है, आप बहुत फास्ट लिख लेंगे हम, यहाँ हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन इसको जल्दी कीजिए। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार आप भी हमारे वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ लें, समझ लें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि मैं बोलने पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, उसको पढ़ने पे कम फोकस दे रहा हूँ। तो इसको ज़रूर करें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।